अच्छा इंसान जो होता है उसके सारे दिन अच्छे गुजरते हैं। आपने आते ही जो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं ना। मौनी मौकल जो है वो क्या किस मुंह से कंटिन्यू करता। We have built a diabetes management portal. मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी मुझे जाना पसंद नहीं था। मैंने कहा ले जी अब्बा गुलाब जामुन पे। तो ये एक मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। इन हाउस टेस्ट भी की जाती है, वहाँ से रेंडमली सैंपल भी कलेक्ट किए जाते हैं। मैं गलतियों का पुतला क्या करूं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज जनाब मंगल का दिन है। बिल्कुल जी, मंगल का दिन। मंगल का दिन अमूमन मेरा अच्छा गुजरता है। अच्छा माशाल्लाह, मेरे सारे दिन अच्छे गुजरते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं खुद अच्छा हूँ। अच्छा इंसान जो होता है उसके सारे दिन अच्छे गुजरते हैं और उसकी सराउंडिंग्स भी अच्छी होती हैं, इसलिए कोशिश करें अच्छाई फैलाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। और आपने आज नाम नहीं बताया, तारुफ नहीं कराया। आते ही सबको मेरा नाम पता है एक्चुअली। मेरा किसी को नहीं पता जी, मैं फहीम खान आपका मेजबान। आपने आते ही जो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं ना फहीम खान, इसको यहीं पे ब्रेक नहीं, ये देखिए, ये बेहतरीन कप कॉफी और चाय के जो है वो नताइज हैं। इससे हम बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का दिन शुरू नहीं होता है बिना चाय और इसके कप के, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था हम लस्सी के गिलास से शुरुआत किया करते थे। वो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल होता था। वैसे मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं लस्सी से ही आगाज करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो आप हफ्ते में 6 दिन तो यहाँ होती हैं, यानी आप एक दिन लस्सी पीती हैं। बट ठीक है, चलिए हमें पता चल गया। आज की अच्छी बात का जो है वो तस्करा कर लिया जाए नाज़रीन आपके साथ कि भाई आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है, जमीन से ही नजर आता है मेरे दोस्त। जी हाँ नादरीन, जमीन ठंडी आगोश भी है और आग से भरा अजाब भी। फिरौनियत और नमरूदियत मिजाज में होती है। फिरौन और नमरूद तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे, खुद को ताकत का मजहर समझते थे, मगर अजाब के हकदार ठहरे। अगर तुम चाहते हो कि तुमसे जमीन के अंदर नरमी बरती जाए तो जमीन के ऊपर अकड़ कर चलना छोड़ दो और मखलूक के साथ अच्छाई से पेश आओ। इसलिए हाउ आर यू सहरिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और आपको पता है मैंने ये जो भी शुरू में जिक्र किया था कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा, हाँ मंगल है ना? सितारों के एतबार से मुझे किसी ने बताया था, तो तब से शायद मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई है। तो यहीं से मैं ये कहूँगी कि अपने जहन में अगर आप ये बिठा लेंगे ना हर वक्त कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये मजबूर करेगी चीज कि आपने अमल अच्छा करना है, आपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखना है। इतनी बड़ी बात आपने जो कर दी है, इसके साथ हम बड़ी खबर की जाने बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। आइए जी। कराची में मोबाइल फ़ोन के बाद मोटरसाइकिल चोरी होना आम। रवां साल इब्तदाई 10 महीने में तकरीबन 50,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा चुकी हैं। यौमिया 100 मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं और CPLC के अदाद-ओ-शुमार में बड़ी निशानदेही हुई है। पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल शहर कायद के बासियों के जहन में है। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज। वर्ल्ड कप में बदतरीन हार के बाद टीम मैनेजमेंट में उखाड़ पछाड़। कोचिंग टीम की पहली विकेट गिर गई। बॉलिंग कोच मौनी मौकल मुस्ताफी। मजीद कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, तफसीली डिस्कस करेंगे। ज़रूरत ईजाद की माँ है। गैस की किल्लत ने नए तरीके के चूल्हे मुतारिफ करवा दिए। कुछ बिजली कुछ तेल से जलते हैं, लेकिन खुलेआम बिकने वाले देसी चूल्हे कितने महफूज हैं? पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल से खुसूसी मेहमान आज हमें बताएंगे। और डायबिटीज का शिकार लेकिन लाचार बनने के बजाय बनी दूसरों की मददगार। कराची की महानूर रिजवान जदोजहद और कामयाबी की जिंदा मिसाल। डायबिटीज के आलमी दिन पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड जीतने वाली महानूर की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जी हाँ, और टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। टॉप ट्रेंड में हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम इजराइल जो है वो इस मरतबा नया ट्रेंड जो है बन चुका है, शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर आवाज़ भी उठाई है और ट्रेंड में इस वक्त 38 रोज से जारी गजा में 7,500 बच्चों समेत 11,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली फोर्सेस की अस्पतालों, पनाह गुज़ीर कंपनियों और काफ़िलों पर भी बमबारी जारी है। ट्रेंड में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में बच्चे बड़े सभी इजरायली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए जंगबंदी और अमन का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड में गजा में होने वाली इजरायली जाहिरियत की
खौफनाक मनाजिर से दिलों को अफसरदा करती वीडियोस और तस्वीर भी शेयर हो रही हैं। सारी ये जो वीडियोस और तस्वीर शेयर होती हैं ये यकीनन आपको रियलिटी टच तो देती हैं, आपको बताती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यकीन कीजिए इतनी कोई दिल बर्दाश्त कर जाती हैं कि अगर मैं उसमें से कोई एक वीडियो या तस्वीर भी देख लूँ तो फिर वो पूरा दिन जो है मुस्कुराए बगैर ही गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर है आपके जहन पे, आपके दिल पे इसके असरात होती हैं, और ख़ास तौर पर जब आप मासूम बच्चों को इस हाल में देखें जो कि नन्हे फरिश्ते हैं। और अभी हालिया जो सिचुएशन है जिसमें इंक्यूबेटर्स में जो बच्चे मौजूद थे उनके हवाले से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, और हस्पताल जो 2 बड़े गज़ा के अस्पताल हैं वो बंद हो गए हैं। तो अब इस वक्त फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा जिसे कहा जाए ना कि जेल, और अब तो खैर कब्रिस्तान के मनाजिर वो पेश कर रहा है गज़ा। तो अब न जाने आलमी ताकतें क्या कर रही हैं, क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, इस पर क्यों कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि एटलीस्ट ये कुछ देर के लिए कुछ सीज़ फायर हो, कुछ घंटे दिए जाएं कि जिसमें सुख का कुछ सांस लें, कुछ इमदाद इन्हें मिले। कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में। अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए और इनके हाल पे कुछ रहम करे इजराइल। अब जनाब दूसरे हैशटैग की तरफ बढ़ेंगे जो है बिहाइंड यू बाबर आजम। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, उनके हवाले से बातें हो रही हैं। वर्ल्ड कप में 5वीं पोजीशन समेटने के बाद वतन वापसी पर सोशल मीडिया सारिफीन बाबर आजम की सपोर्ट में सामने आ गए हैं। किसी ने लिखा है कि मेरा कप्तान सिर्फ बाबर आजम है और मैं हमेशा इनकी सपोर्ट में हूँ। तो किसी ने लिखा कि साबिक कप्तानों की जो राय है बाबर आजम इससे मुख्तलिफ है। और आपको पता है कुछ खबरें, कुछ अहमगोइयाँ इस तरह की हैं कि आगे वो उनसे कैप्टनसी ले ली जाएगी या वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ऐसे ही में फिर लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो ये चाहते हैं कि कैप्टन वो ही रहें, वो काफ़ी सरगर्म दिखाई दें इस हैशटैग को लेकर। अच्छा, कल अब्बास शबीर ने ये खबर हमारे ही चैनल पे जो है, हमारी शो में जो है ब्रेक भी की है कि अब वनडे के कैप्टन जो हैं वो बाबर आजम नहीं रहेंगे। और बड़े कई सोर्सफुल इन्फो जो है वो लेकर आए हैं ये कि जी यहाँ पर बाबर आजम अब कप्तान वनडे के नहीं रहेंगे। अभी T20 और टेस्ट की बात उन्होंने नहीं की है, सिर्फ वनडे को उन्होंने कहा है कि वनडे जब भी होगा बाबर आजम उसकी कप्तानी नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में फ़हीम रहना चाहिए बाबर को या फिर नहीं? आई थिंक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमारे पास टीम इंडिया में मौजूद है। जब तक विराट कोहली के ऊपर एक बैड फेस चल रहा था, वो कैप्टन थे, 3 साल तक परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके ऊपर कोई प्रेशर था। डेफिनेटली जब आप पे 11 खिलाड़ियों का और इंडिया की बात किया जाए तो 150 करोड़ का, और पाकिस्तान की बात करें तो 26 करोड़ लोगों का जब प्रेशर आपके ऊपर होता है तो आप परफॉर्मेंस अपनी भूल जाते हैं और काम नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते। जब विराट से कैप्टनशिप ली गई, रोहित को दी गई, तब से विराट की परफॉर्मेंस में आप तब्दीली देख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म भी कर रहा है। इसके साथ साथ रोहित एक अच्छे कैप्टन साबित हुए। सरप्राइजिंगली वो कैपेबल नहीं थे इसके लिए जब उन्हें कैप्टन बनाया गया, लेकिन साबित हुए। यानी हम भी अगर रिप्लेस करें बाबर को तो बाबर के लिए ये एक अच्छी बात है कि वो उस प्रेशर से निकल जाएंगे और हो सकता है कि किसी और की कप्तानी के अंदर वो अपने तौर पर बहैसियत खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबर इस वक्त किंग बाबर हैं और 2.5 साल तक राज किया है बाबर ने। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, चूंकि अभी जिक्र हुआ है पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट टीम के कैप्टन का, रोहित शर्मा का। जी। तो मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें विराट कोहली आई थिंक उनके बारे में बता रहे थे कि वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलते हैं। हाँ। और जब भी हम किसी ऐसे लीग के लिए, इवेंट के लिए निकलते हैं तो होटल से जब हम लोग निकलने लगते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि जरा चेक कर लो इनका सामान पूरा है। तो बाज़-औक़ात वो अपना मोबाइल, अपना टैब, अपनी वॉच, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बिल्कुल आपके हाथ में होती हैं वो भी भूल आते हैं। तो पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। लेकिन देखिए आप उनकी क्वालिटीज़, भुलक्कड़ तो वो हैं, लेकिन जनाब कैप्टनसी उन्होंने बड़ी अच्छी। लास्ट जो उन्होंने मैच खेला है ना नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें रोहित ये भी भूल गए कि वो बॉलर नहीं बैट्समैन है और ओवर कराने आ गए। मतलब लास्ट टाइम तो ऐसा हो रहा था टीम इंडिया के साथ कि ऑडियंस में अगर किसी ने छक्का कैच कर लिया ना, रोहित उसे ही बुला लेता, आजा तू भी ओवर करा, आजा। अच्छा। भाई मतलब सूर्य कुमार यादव ओवर करवा रहे हैं, रोहित शर्मा ओवर करवा रहे हैं, हर कोई बॉलिंग के ऊपर आया हुआ था। न जाने क्या समझ रहे थे वो बेचारे नीदरलैंड की टीम को, लेकिन वो एम्पायर को भी बॉल उन्होंने दे दी थी, यार आप भी थोड़ा प्लीज कर ले कुछ। ये माहौल बना दिया था। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बाबर अगर अपना प्रेशर उतार दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल लेंगे। मुझे पता है इस वक्त क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि टीम में बाबर ये नहीं चाह रहे कि जो उनके जूनियर हैं उनमें से कोई उनके ऊपर आए या वो उनकी सुने। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो कप्तान होंगे वो टीम में से ही सिलेक्ट किए जाएंगे आप चूंकि या बाहर से आएंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़ाहिर है आपने ट्रांसमिशंस भी की हैं,
तो आपके ख्याल में अगर बाबर नहीं होते जी, तो आपके जहन में किसका नाम सरफराज? है? नो अदर थॉट्स। नहीं, सरफराज तो अभी फिलहाल तो टीम में भी नहीं, शामिल टीम में नहीं है। नहीं, वो है पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में है, वो नहीं, उन्होंने अभी अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ा है, पीसीबी के लिए खेल रहे हैं, कायदे-आज़म ट्रॉफी जीते हैं लेकिन वो। उस तरह से आगे नजर नहीं आ रहे ना, मतलब यही ज़ाहिर तो है मसला मैनेजमेंट है, के साथ नहीं है ना उस ये तरह मसला से। तो चीफ सिलेक्टर का है ना कि वो उन्हें लाना ही नहीं चाह रहे। अब पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर, आप एक लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर इंटरनेशनल खिलाड़ी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। और अगर बात लीग की हो रही है और टूर्नामेंट की हो रही है, तो कायदे-आज़म ट्रॉफी से बड़ी लीग तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में। आप मैं बिल्कुल आपकी बात को की नफी नहीं कर रही, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो हालात और वाकयात हैं, जाहिर है कुछ। अच्छा, आप टीम में से चाह रही हैं कि हाँ, अगर टीम में से सिलेक्ट हाँ, किया जाए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर सरफराज नहीं आते और प्लेइंग 11 में से किसी को खिलाना है तो आई थिंक रिजवान इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि रिजवान इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव रहते हैं वो, और टीम को बूस्ट करते रहते हैं। और हमें एक ऐसी कैप्टन की जरूरत है जो टीम के अंदर एक मोराल जो है वो डाले। अगर आपको याद हो तो मोइन भाई जब विकेट कीपर थे और कैप्टन भी थे, मोइन भाई को बैट्समैन आके कहते थे, इंटरनेशनल बैट्समैन कहते थे कि मोइन प्लीज शट अप। मतलब मोइन भाई चुप नहीं होते थे, मोइन भाई बात बोलते रहते थे, कम ऑन सकी, कम ऑन वसीम, कम ऑन चेबी, सबको बूस्ट करते रहते थे। और रिजवान में वो क्वालिटीज हैं कि वो एक अच्छा कैप्टन बन सकता है, क्योंकि उसका मोराल बूस्ट करने का जो एक वो ट्रिक है, एक जो इसका एक पर्सोना है, वो बड़ा अच्छा है। और वो कैप्टन के लिए जरूरी है। इस इवेंट में ना जो ये सारी सिचुएशन बनी, जिसपे वो चैट भी आ गई, एक शोर मचा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, ये बाबर को थोड़ा बहुत दोस्तियों ने भी मरवाया। सारा मसला ही सहरी साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम था। ये शादाब को ले गए, एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। वो माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रहा हूँ, कता करामे की माफी, लेकिन मुझे वो याद आ गया अपना फराज साहब जो है वो इस पे याद आ गया इस मौके पे कि तुम तो तकलीफ को भी इखलास समझते हो, फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो ये थोड़ा सा मसला बाबर हो गया। सही जनाब। खैर, क्रिकेट पे बात होती रहेगी। अभी हमें एक बड़े सीरियस इशू पर बात करनी है जो कि हम डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कराची शहर के वासी, क्योंकि कराची इस वक्त ना सिर्फ ओवर क्राउडेड हो चुका है, बल्कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि कहते हैं दर्द सर बना हुआ है कि आप फ्रीली घर से नहीं निकल सकते। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पुलिस अगर इन वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है तो उसकी वजूहात क्या है? क्या पुलिस के सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर पुलिस की कोताही ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को खुली छूट दे रखी है? जी नाजरीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए गुलाम असगर मैसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, DIG वैस। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी जो है वो हमने एक रिपोर्ट चलाई, यकीनन आपने सुनी भी होगी, इसमें CPLC का डाटा शेयर हुआ है, जिसके मुताबिक सितंबर के महीने तक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई हैं वो 2.5 अरब मालियत की जो है मोटरसाइकिल, जिसकी तादाद 45,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। पहले तो मोबाइल स्नैचिंग की वजह से शहरी बड़े परेशान थे, अब ये बाइक का भी जो है वो सीन हो गया है। इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं, लोग बर्बाद हुए हुए हैं, खाने के पैसे उनके पास हैं नहीं। मोबाइल के बाद मोटरसाइकिल पर बारी आ गई, सवारी भी जा चुकी है। ये अचानक से जो इस तरीके से ये गैंग एक्टिव हुआ है, ये इसके पीछे कोई गैंग है या कोई पूरा ये कोई मंसूबा चल रहा है? ये बाइक्स जाती कहाँ हैं आखिर? देखें, कराची का जो क्राइम है उसका पैटर्न जो है वो मोर और लेस एक ही जैसा रहता है, और 2-3 सालों का जो एनालिसिस है उसको अगर आप देखें तो उसमें एक स्लाइड सी कभी इसमें सर्ज सी आ जाती है और इसके बाद फिर ये डिक्लाइन पे आ जाता है। अब एंटी कार लिफ्टिंग और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग एक सेल है जो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर राउंड द क्लॉक काम करता है, और तमाम बॉर्डर्स के साथ, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ, इवन पंजाब के बॉर्डर के साथ उनकी डिप्लॉयमेंट्स होती है। ये सिर्फ वन साइडेड आप स्टोरी बता रहे हैं कि जी इतना नुकसान हो गया, लेकिन जो रिकवर हुई है उसका डाटा भी आपको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। सर वो आप बताएं ना इसमें कि क्या हुआ है, कितने रिकवर हुई है, कोई परसेंटेज दे दें। असल में मैं उस यूनिट को मैं हैंडल नहीं करता, मैं DIG ईस्ट हूँ। कराची का एक पोर्शन है ईस्ट का, उसका मैं DIG हूँ, और इसका अलग एक ACLC का SSP होता है। बेहतर होगा कि आप इसी टॉपिक पे उसको जरूर किसी सर हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने सुन लिया, वो इन लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि अभी आ जाए। वो आपको इसके ऊपर ऑथेंटिकेटेड डाटा बिल्कुल दुरुस्त में है जिसमें ये क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं, शवों के तादाद में रिकवरीज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा गुलाम असफर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिकवरीज भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं मुजरिमान, लेकिन अब मसला यहाँ पर ये कि हम अभी से ये रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करसा हो गया है कि हम इस तरह की खबरें रिपोर्ट करते हैं कि इतने महीनों में इतनी मोटरसाइकिलें, इतने मोबाइल चोरी हो चुके हैं और राजधानी की वारदातें हो रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो मुजरिमान को पकड़ते हैं,
उनका ताल्लुक कहाँ से होता है? क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, अब तो आप देखें कि अफगानियों की भी यहाँ से मुंतकिली का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, कुछ वारदातों में कमी आएगी, या फिर इसका हल आप लोगों की नज़र में क्या है? फिर देखें, मुल्ज़मान जो है वो कराची एक इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ पे पाकिस्तान के हर अक़वाम के लोग जो हैं वो यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में या रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने एक देखा कि जब हमने स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों का कत्ल और ये जो वारदातें जिसमें फायर करना, शूट करना, मोबाइल छीनते वक्त, मोटरसाइकिल छीनते वक्त, इसको जब हमने ट्रैक डाउन किया तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफ़गानियों की निकली और उसके ऊपर जब क्रैक डाउन हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जब पुलिस ने एक्शन लिया है और वो लोग इनकाउंटर्स में जब यहाँ पे मारे गए हैं या पुलिस के साथ लड़ाइयाँ जब उन्होंने की हैं शुरू, पुलिस के ऊपर जब फायरिंग शुरू की है उन्होंने और उसमें उनको जब मारा गया है, तो आपने देखा कि आप इस वक्त कराची का जो हीनियस क्राइम है वो बहुत हद दर्जे तक कम हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे स्नैचिंग के दौरान फायर का लगना या के अंदर या दुकानों के अंदर जो रॉबरी डकैती है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब इसमें ये एडिक्ट लोग थे जो सारी रात नशा करते थे और सुबह को ये निकलते थे, किसी से बाइक छीनी, किसी से पिस्टल रेंट पे लिया। यहाँ ऐसे गैंग्स भी हमने ईस्ट में पकड़े हैं जिसमें 28, 22 लोगों का गैंग था जिनका काम ही सिर्फ ये था एक जगह से। एक चीज और भी है जो मैंने ऑब्जर्व किया, बीइंग शहरी जाहिर है, मुझे ये बताइएगा कि मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि फुटपाथ के ऊपर नशा करने वाले लोग एक झमगट्टा बनाकर बैठे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको नशे से रोकें या फिर उनको मना करें या उनकी काउंसलिंग करें या उनको इलाज उनको मुहैया किया जाए, लेकिन मसला ये है कि ये वो लोग हैं कि जो वहीं पर बैठे हुए नशा मिल भी रहा है, वहीं पर नशा कर भी रहे हैं, वहीं पर वारदातें भी हो रही हैं, वहीं पर भीख भी मांगी जा रही है और ये सारा सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कौन लोग हैं जो इनको आके नशा दे रहे हैं कि इसके बाद इनकी मजबूरी है कि उन्होंने चोरी भी करनी है और पैसा भी रखना है पास ताकि नशा इन्हें मिलता रहे। उस पर क्यों नहीं कुछ किया जाता? नहीं, इस पर होता है। देखें, प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बिल्कुल है कि वो तमाम क्राइम्स को रोके, लेकिन इसके अंदर रिहैब्स जो है वो इन्वॉल्व है। हम इन नशेयों को एक नहीं 50 मरतबा पकड़ के थाने ले जाते हैं, इनको कोर्ट में सामने पेश करते हैं, इनकी बेल हो जाती है, हर बंदा इनको अवॉइड करता है। अगर मैं इनको थाने ले जाऊं तो ये वहाँ पे ये अपने आप को ज़ख्मी करते हैं बिकॉज ये एडिक्ट हो चुके हैं। इनको एक जो है रिकमेंडेड डोज है जो इवन के मेडिकली भी इनको दी जाती है इनकी रिहैब के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस कराची शहर में रिहैब की फैसिलिटी ना होने के बराबर है। इतना महंगा इलाज है कि इसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ये इलाके ये लोग मुतअद्दिद बार पुलिस ने पकड़ के भेजे हैं, 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में वापस आ जाते हैं। ये सोसाइटी का वो डिजेक्टेड जो है वो लॉट है जिसको ना घर वाले ओन करते हैं, जिसको ना स्टेट ओन करती है, जिसको ना सोसाइटी ओन करती है, इन्हें कोई भी ओन नहीं करता है। मैसर साहब, अभी आपने बताया सर, जिक्र आपने किया कि जी हमारे पास जो है वो रिहैब सेंटर्स नहीं है, यानी हमारे पास जो है फैसिलिटीज नहीं है। मैं सवाल भी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हमारे पास इस शहर को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस इस वक्त अवेलेबल है, ये भी असल में डाटा सीपीएलसी का ही है, आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, तरदीद कर दीजिएगा। उन्होंने बताया था कि जी 27 से 28 हज़ार जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 10,000 एक्टिव हैं जो कि थाने में है, बाकी प्रोटोकॉल पे हैं। अगर हमारे पास 28,000 पूरे भी मौजूद हैं तो क्या ये पुलिस की तादाद काफ़ी है इस वक्त 28,000 जो हैं? और सेकंड ये कि जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ जाती है तो हम नादरा के साथ उसे मैच क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या फुकदान आ रहा है हमारे पास टेक्नोलॉजी को लेकर के? क्या मसाइल आते हैं जिसकी वजह से ये नहीं होता? क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा यही सवाल उठता है पुलिस को लेकर के कि जब इस बंदे की शक्ल आ गई है, तस्वीर आ गई है, ये ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? जी, बेसिकली 2 सवाल आपने पूछे हैं। एक स्ट्रेंथ का, ईस्ट जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कोरंगी, मलीर और ईस्ट। इसकी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 10 मिलियन है जो इस 2023 के सेंसस में डिक्लेयर की गई है। उसके लिए मेरे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 9,000 है। तो अगर आप उस रेशो को देखें तो रेशो तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जो पॉपुलेशन वर्सेस पुलिस का जो रेशो है वो ना होने के बराबर है और तकरीबन 1500
जो है वो लोगों के ऊपर ऑलमोस्ट कोई एक कांस्टेबल की जो है वो जाके हमारी कैलकुलेशन पड़ती है। नो डाउट कि पुलिस को बढ़ाना चाहिए। ये तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ से प्लस की आबादी का शहर है जो सेंसस के मुताबिक, अदरवाइज तो ये 2.5 करोड़ से शायद ऊपर हो। तो उसकी पुलिस भी उसी जो है वो कंपैरिजन में होनी चाहिए। शॉर्टेज बिल्कुल है। हम उस अपने मीगर रिसोर्स के अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं कि हम ये तमाम, आजकल देखें पुलिस सिर्फ क्राइम फाइटिंग नहीं कर रही, पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी काम कर रही है, पुलिस के इलेक्ट्रिक के साथ भी काम कर रही है, पुलिस जो है वो एंटी नार्कोटिक्स एंटी स्मगलिंग के ऊपर भी काम कर रही है, पुलिस जराइम पेशा लोग पकड़ रही है, पुलिस ने इलेक्शन भी करवाना है, पुलिस ने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ड्यूटियां भी करनी है। तो पुलिस तो वही है। आप हमें देखें तो हम राउंड दी क्लॉक काम करते हैं और 4 से 5 घंटे में नहीं मिलते 24 घंटे में से कि हम अपने आप को दें, रेस्ट करें, फैमिली को दें। इवन के संडे को देखें, छुट्टी वाले दिन सबसे ज्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट यानी कि ठीक है, इसका मतलब तो फिर ये है कि जो शहर ओवर क्राउडेड हो गया है। जी 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 दूसरे पार्ट पे आता हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि सीसीटीवी में आने के बाद मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े जाते। बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर में अभी तक जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सका। जो फुटेज आप टीवी पे शो कर रहे होते हैं वो इतनी ब्लर्ड फुटेज होती है कि नादरा के डाटा के अंदर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाती। इसके लिए मिनिमम 4 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर बिल्कुल असफर साहब, यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर एक बेहतरीन फॉरेंसिक लैब की जरूरत है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये कुछ चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम असफर साहब, आपने बड़े अहम नुकात जिन पर बात की है कि भी पुलिस, देखिए ये ना एक बिला वजह की परसेप्शन भी बनाई हुई है कि जी पुलिस नहीं खत्म करना भी जो है वो इदारे का ही काम है। सहरिश, और मेरे ख्याल में मैसर साहब जैसे लोग जब आएंगे सामने, बड़ी ऑथेंटिक और वैलिड उन्होंने बात की है, और इन जैसे लोग जब सामने आके आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे पढ़े लिखे लोग, तो आवाम समझेगी, क्योंकि आवाम जो है वो तैयार है हर बात को समझने के लिए, जैसे कि हम तैयार हैं नाज़रीन इस वक्त एक वक्फा लेने के लिए, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। और जब क्रिकेट की बात हमने करनी हो ना, तो फ़हीम उससे पहले ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। इनको इतना लगाव है इस खेल से। खैर हमने प्रोग्राम के शुरू में काफी डिस्कस किया था, लगाव था अब नहीं है। सपना टूट गया है अब हमारा, वर्ल्ड कप का सपना टूट गया। अच्छा, ये डिसाइड जो है ना, मैं और मेरी जो लीग है ना, मतलब आप समझ लीजिए 80s 90s के जो लोग हैं ना, वो दूसरी बार डिसाइड हुए। एक बार हम डिसाइड हुए थे 1999 के वर्ल्ड कप फिनाले में। अच्छा। जब हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन थी और हम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 131 रन करके घर आ गए थे। और दूसरी बार अब हुए जब हमारी टीम दोबारा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रही थी और बदतरीन शिकस्त के बाद हम वापस आए हैं। तो ये डिसहार्ट हो गए। कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा होता है, कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। हाँ, लेकिन अच्छा खेल के हार जाओ ना, कोशिश तो करो, कोशिश तो नजर आए। Every day is not a good day और every event is not a good event. हाँ, so ये भी है। it's okay, no problem. खैर अभी हम जनाब कुछ बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, जहां एक तरफ सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के बाद जो बॉलिंग कोच है मोनी मोकल, वो भी रुखसत हो गए। अच्छा, पता नहीं अब ये क्या चक्कर है फ़हीम, या तो बाकी उनकी लीग्स थी तो वो चले गए मॉर्नी मोकल, या फिर वाकई उनसे इस्तीफा लिया गया है कि भाई दीजिए और जाइए। नहीं लिया क्या जाएगा। खैर जो इस तरीके से उन्होंने हमारी टीम को तैयार किया है बॉलिंग के लिए, अब आप देखें स्पिनर जो हैं वो क्या करके गए हैं, और जो स्पिन के लिए मतलब अब हम यही कहेंगे भाई जिसे नहीं खिलाया वो बेहतरीन था। मुझसे बार बार जो है वो साजिद भाई यही गिला करते हैं कि यार आप अबरार को खिलाने के लिए इतने बज़िद क्यों हैं। अबरार एक ऐसा बॉलर है जो आपको चाइना कट भी दे रहा है, जो आपको जो है आपको फ्लिकर भी जो है वो अबरार से मिलती है, गुगली भी मिलती है, आपको हर वैरायटी अबरार दे रहा है, और आपने अबरार को रखा हुआ है कहाँ जी रिजर्व के अंदर। तो यार ये तो फिर आपकी बॉलिंग कोच होने का क्या फ़ायदा है। खैर इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में और ब्रीफ गुफ्तगू जो है वो हमारे पास क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मोहतरम सीनियर जिनसे क्रिकेट के बारे में जब भी हम कहीं फंसते हैं तो पूछने के लिए ज़रूर कॉल मिलाते हैं, और आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद है सोहेब अलवी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब, वेलकम टू द शो। सोहेब भाई आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है? अब आ गई सर आपकी आवाज़ भी। जी जी, चलें।
हजरत, ये जो वर्ल्ड कप का सफर तो खैर तमाम ही हो गया, वर्ल्ड कप में तो हमारे साथ थे नहीं, वर्ल्ड कप के बाद ही अब आपसे बात हो रही है। ये जो मैनेजमेंट के अंदर और बोर्ड में जो तब्दीलियां आने शुरू हुई हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो इंजी भाई ने की थी और अब मॉर्नी मॉकल तक पहुंच चुकी है, ये क्या चल क्या रहा है इस वक्त, क्या कंट्रोवर्सी है? कोई फोर्स रिजाइन जैसी चीज एग्जिस्ट कर रही है? पहली बिकॉज आपको पता है कि पिछले 24 साल में हम सेमीफाइनल में एक दफा पहुंचे हैं 2011 में जी। तो ये तो डिजास्टर जब भी होता है यही हाल होता है कि बुलाया जाता है पुराने क्रिकेटर्स को, सर जोड़ की जाती है, मैनेजमेंट अपनी जान छुड़ा के प्लेयरों पे डालने की कोशिश करती है या कोचेस पे डालने की कोशिश करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इंजमाम ने जो रिजाइन किया है वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इशू था उसके ऊपर किया, उसका वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर वो जो कंपनी मॉर्नी मॉकल का 1 महीना रह गया था कॉन्ट्रैक्ट, जो मॉर्नी मॉकल ने रिजाइन किया है उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना रहता था। उसके बाद जो पाकिस्तानी बॉलर्स का हशर हुआ है, हालांकि मजेदार बात ये है कि फहीम कि जो पाकिस्तानी पेसर्स की परफॉर्मेंस है, जो एवरेज है वो नंबर 3 है सारी टीमों में, 10 टीमों में, वो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना हारिस रऊफ ने तो 533 रन दे दिए, जो कि रिकॉर्ड है किसी भी वर्ल्ड कप में कोई बॉलर इतने सारे रन दे। सर डीकॉक के तो साथ मॉर्नी मॉकल के पास, मॉर्नी मॉकल जो है वो क्या किस मुंह से कंटिन्यू करता, क्योंकि जो हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज को वो समझा नहीं सका कि कहाँ गेंद करनी है। अच्छा, वैसे सुहेब साहब, हसन अली विकेट नहीं ले सका। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा की जो बैटिंग कोच है इनके ऊपर भी काफी तनकीद हुई है, और मैंने तो सुना है कुछ एनालिस्ट तक ने यहाँ तक कहा है कि उनका तो नाम भी कोई नहीं जानता, जिंदगी में एक मैच उन्होंने खेला उसमें भी 0 पर वो आउट हुए, उन मोहतरम का नाम मेरे ज़हन में अभी मेरे भी नहीं आ रहा। अच्छा शोएब भाई, आप थोड़ा सा अगर अपने लेफ्ट हो जाएंगे ना, यकीन कीजिए बहुत ही खूबसूरत आएंगे। थैंक यू। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि कोच को जरूरी नहीं है उसने 100 टेस्ट खेले हो या 50 खेले हो, पर तो और मसला हो जाता है उसके लिए कोचिंग करना, क्योंकि वो हर एक को अपना जैसा बनाना चाहता है। कोच वो होता है जो प्लेयर का दिमाग समझे, उसकी नीड समझे, उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करे और फिर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उसको सही करे और उसको मोटिवेशनल टॉक दे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। ये बहुत चीजें होती हैं कोच में, सिर्फ टेक्निक सही करना नहीं होता एक बैटिंग कोच का। लेकिन ये आपने सही कहा कि देखिए, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इस वक्त इंफरादी इश्यूज हैं पाकिस्तानी टीम में। हर प्लेयर अपनी जगह के लिए खेल रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए पीसीबी का, जहाँ लाखों रुपए उसको महीने मिले, उसके लिए वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है कि अगर मैं आउट हो गया और अगर मैं 0 के ऊपर आउट हुआ, 9 रन पे आउट हुआ, 25 पे आउट हुआ, मुझे टीम से बाहर कर देंगे, मुझे टीम से बाहर कर देंगे, मुझे किसी टूर पे नहीं ले जाएंगे, मेरे अलाउंसेस खत्म होंगे, मेरी जगह जाएगी। ये जो मसाइल है, ये जो डर है, इसमें हर बंदा एवरेज के लिए खेल रहा है। बिल्कुल एवरेज के लिए खेल रहा है। अच्छा शोएब भाई, अगर हम बात करें जो प्लेइंग 11 हमारी खेल कर आई है, इसमें कितने खिलाड़ियों को रेस्ट देना बनता है जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं आपके हिसाब से, कि अब इन्हें कुछ अरसे बिठाना चाहिए, जिसमें हारिस और शादाब तो मेरे ख्याल में शामिल होंगे? और ओडीआई सीरीज अभी वेस्ट इंडीज में हो रही है, उसके लिए जो टीम सेलेक्ट की है उन्होंने खाली 5 खिलाड़ी वो रखे हैं बटलर के अलावा जो वर्ल्ड कप खेले थे। ओके, ठीक है, उन्होंने बेस्टो जैसे बैट्समैन को बिठा दिया है, उन्होंने मलान जैसे बल्लेबाज को बिठा दिया है, उन्होंने सब उनको बिठाया है जो अपनी बेवकूफी की शॉट्स मार के आउट हुए। वरना बेस्टो जैसा बल्लेबाज समझिए आप यहाँ पे रिजवान को बिठा दें या इस तरह के बल्ले बाबर आजम को बिठा दें, इस तरह के रेपुटेशन थी बेस्टो की। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं जब तुमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं किया तो खिलाने का क्या फायदा। तो पहली बात तो मैं ये अग्री करूँ बाजों को बिठा, प्रॉब्लम ये है आने वाले लोग नहीं है। ज्यादा आप इमाम को बिठा सकते हैं कि भाई तुम्हें हमने वर्ल्ड कप में ले गए, तुम्हारी स्ट्राइक रेट्स और तुम्हारी एवरेज और तुम्हारी टेक्निक एक्सपोज हुई, हम साइम को चांस देते हैं। फखर जमान अब्दुल्ला शब 1 साल दूर है, आप 1 साल तक कोई ओडीआई मैच ही नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अच्छा सुहेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम के हवाले से
बाबर आजम के हवाले से आपके जहन में क्या है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें वो तो ये है ना कि वो वनडे से तो कैप्टनसी वो छोड़ देंगे या खैर इस्तीफा दे देंगे उससे, लेकिन बाकी जो दोनों फॉर्मेट हैं उन पे वो कैप्टन अभी रहेंगे नहीं रहेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पास क्या इतलात है और अगर वो छोड़ देते हैं तो आपके ख्याल में ठीक फैसला होगा उनका? बोल न्यूज से ज्यादा इतलात मेरे पास हो सकती हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मगर मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि उसको छोड़ देना चाहिए, साल पहले छोड़ देना चाहिए था। एग्जैक्टली। वो इतना अजीम बल्लेबाज है कि उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। और देखिए बाबर आजम आपका मैच विनर बैट्समैन व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं रहा है अभी किसी कप खेले 2018 से, कोई चैंपियंस ट्रॉफी खेली है 2017 में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, फिर उसने 2019 और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप्स खेले, 2018 से लेके अभी तक उसके बाद 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, एक अभी जो कीनिया के नेपाल के खिलाफ उसने एशिया कप में किया था और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में। वो आपका इम्पैक्टफुल मैच विनिंग बैट्समैन नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा खिलाड़ी है, एक पर्सोना है। उस खिलाड़ी का जब वो क्रीज पर होता है तो टीमें जो है वो परेशान हो जाती हैं और उसे टारगेट जरूर करती हैं क्योंकि कभी भी निकल सकता है। टीम में आना चाहिए जी, वो 100% आपकी टीम में होना चाहिए और अगले 10 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर से कप्तानी हटाएं, उसका दिमाग नहीं है कप्तानी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनको होना चाहिए टीम में, जाहिर है नंबर 1 बैट्समैन है, उन्हें ऐसे ही किंग नहीं कहा जाता, तो प्रेशर बिल्कुल होगा। कैप्टनसी छोड़ देंगे तो अच्छी बात होगी, खुलकर खेलें, टीम के लिए अपने मुल्क के लिए खेलें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें होना क्या चाहिए स्पेशली क्रिकेट को। सारी साहिबा अब नंबर 1 नहीं रहे, अब नंबर 2 हैं। अब शुभमन गिल जो हैं वो नंबर 1 आ चुके हैं थैंक्स टू पाकिस्तान टीम, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें इतना अच्छा खिलवा दिया और परफॉर्मेंस अपनी जीरो कर दी कि उन्हें नंबर 1 मिल गया और 2.5 साल तक जो है राज किया है। क्या पता आगे चल के फिर ये नीचे ऊपर हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। और इसी के ऊपर जो है जी नाज़रीन एक फसले गुल का जिक्र आपसे और करते चलें कि आज डायबिटीज़ के आलमी दिन पर हमारी सोसाइटी में शुगर नामी बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। अलबत्ता कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस शुगर के मरीज़ों को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक नाम महानूर रिजवान का है। जी हाँ, ये डायबिटीज़ से निमटने के तरीके को तब्दील करने के मिशन पर हैं और महानूर ऐसा मंसूबे पर काम कर रही हैं जो डायबिटीज़ के शिकार लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इनकी जामे मदद की जाती है और इन्हें ज़रूरी मसनूआत फराहम की जाती हैं। महानूर की इन कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा भी गया है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मेरा ख्याल है कि हम हर दूसरे बंदे से सुनते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट मौजूद है, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों जो इसकी रूटीन एक है जो हमें फॉलो करना होती है। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो मेडिसिन जब याद आ गया तो खा ली, अदरवाइज बस जो दिल चाह रहा है वो खा रहे हैं। खैर इसकी फैलने की इतनी वजह क्या है, होना क्या चाहिए, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें डायबिटीज़ की जो डायबिटीज़ी, मैं अगर इस ऐप का सही नाम ले रही हूँ, जिन्होंने इनको बनाया है वो है महानूर रिजवान, वो हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये नाम मैंने बिल्कुल ठीक लिया ना, डायबिजी? Yes, it's called डायबिजी, so we are making it easier for the diabetic patient to manage their diabetes। हमारा मकसद ये है कि जो शुगर पेशेंट्स के साथ मुश्किलात एसोसिएटेड होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं, हम उनको मिनिमाइज़ करें तो जाके डेथ का जो रेशो है वो कम हो सके। पाकिस्तान में सालाना 4 लाख लोग हैं जो डायबिटीज़ की वजह से जिनकी डेथ होती है, उसकी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग, जैसे आपने अभी अपने उसमें बोला कि लोग इसको बहुत इजी लेते हैं। डायबिटीज़ हो गई, एक बार टेस्ट करवा लिया, अब वो साल एक ही दवाई चल रही है विदाउट टेस्टिंग इट। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको इसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ, ये सही बात है कि आप इसको दिमाग पे हावी ना करें, बट इट्स अ लाइफ कंडीशन दैट यू शुड कंसिडर कि हाँ मेरे साथ डायबिटीज़ अब एसोसिएट हो गई है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मुझे अपने स्लीप रूटीन का ख्याल रखना है और मुझे चेक एंड बैलेंस रखना है। एटलीस्ट
हर एक क्वार्टर में नहीं तो 2 क्वार्टर में तो अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि HbA1c कितना आ रहा है, तभी तो आप आगे क्या होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। अच्छा महानूर, ये बताइएगा कि इजी है आपने जो बनाया है डायबिटिक्स के लिए, इसको इजी किस तरह से आपने किया है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में जाहिर सी बात है पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को भी शुगर है, तो जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो टेस्ट होता नहीं है जब तक आप उसके ऊपर ब्लड जो है वो नहीं लगाते। ये ऐप जो है वो आपको किस तरीके से बता सकती है आपकी शुगर का? एक तो ये भी बता दीजिएगा, दूसरा क्या ये ट्रैक करती है आपके रिकॉर्ड को, किस तरह से काम करती है? हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 सोशल अवेयरनेस एंड इम्पैक्ट बिल्डिंग। डायबिटिक पेशेंट या उनके साथ रहने वाले लोगों को भी अपनी नॉलेज नहीं होती कि डायबिटीज़ किस टाइप की है, उनको कितने टाइप की डायबिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और इसको मैनेज किस तरीके से करना है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो हम सबसे पहला जो काम कर रहे हैं दैट इज सोशल इम्पैक्ट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग। सेकेंडली वी हैव बिल्ट अ डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि एक काम करता है एज अ ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। यानी कि हमारे पास सबसे बड़ा हैसल होता है, मैं 4 घंटे वेट करती हूँ डॉक्टर के पास जाके, और फिर मैं इतना ट्रैवल करके जाती हूँ और डॉक्टर मुझे लिख के दे देता है आप 2 यूनिट इंसुलिन बढ़ा दें या ये कर लें। तो ये काम हो सकता है घर बैठे इजीली। ये गैप मैंने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया अपने एक्सपीरियंसेस से। किस तरीके से कि मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी मुझे जाना पसंद नहीं था, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। तो हमने बिल्ड कर दिया एक ब्रिज बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। उसी सिस्टम के अंदर आपको आपके डोज एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइट प्लानर्स मिलेंगे। उसके अंदर शुगर लॉगिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर आप अपना शुगर लॉग करेंगे एंड आपका एस्टिमेटेड HbA1c आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग ऑन द AI चैटबॉट दैट विल वर्क एज अ डायबिटीज मैनेजमेंट डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरीके से वो काम करेगा। इसके लिए रिस्की नहीं हो जाएगा? बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको उसके लिए कुछ जेनेरिक सवाल होते हैं जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ रहे होते हैं। सही है कि मैं ये खा लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। वो जेनेरिक सवाल डेटा के बेसिस पे आप AI के अंदर अगर फीड कर दें तो वो जो सिमिलर रिकरिंग क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा विदाउट बगिंग द डॉक्टर। अब मैं 24 घंटे तो डॉक्टर को नहीं कॉल कर सकती कि आप बता दें, नोबडी इज अवेलेबल 24/7। तो वो चैटबॉट उन जेनेरिक सवालों पे, उन काउंटिंग पे और उन सारी चीज़ों पे काम करेगा। द थर्ड थिंग दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इन द मार्केट इज हम लोग बहुत रिलायंट हैं ऑन इम्पोर्ट्स। बाहर से इंसुलिन आएगी, बाहर से प्रोडक्ट आएगा तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जबकि यहाँ से चीज़ें बन के बाहर जाती हैं तो हम क्यों डिप्राइव्ड है इतना ज़्यादा। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैंने लोकली मैन्युफैक्चर किए हैं प्रोडक्ट्स। मैंने 60+ प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाया जो हम आसानी से पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उससे 2 काम होंगे, एम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ के 69 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 30% ऑफ पाकिस्तानी अवाम इज़ डायबिटिक। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको लोकली मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और मेड इन पाकिस्तान मिलेगी। तो आगे जाके हम लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है महानूर कि आपने इस हवाले से सोचा और अब इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे आपसे 2 चीज़ें पूछनी है। नंबर 1 तो ये कि आप खुद भी डायबिटिक हैं, थोड़ा सा ज़रा अपनी आप बीती बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी होंगी कि आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं, आप इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हैं। वरना जिनको डायबिटीज़ हो जाती है या तो वो बहुत वेट गेन कर लेते हैं या वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। तो एक तो मुझे बताएगा कि करना क्या चाहिए, हमें अपनी रूटीन कैसे रखनी चाहिए कि अगर हम डायबिटिक नहीं है तो हमें उससे बचना कैसे है, और अगर हम हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आप अपना ज़रा ज़रूर बताइएगा कि आपको कब से है और आप कैसे फिर उसको टैकल कर रहे हैं। So I was 9 years old when I was diagnosed with type 1 diabetes। तो type 1 diabetes ये होती है कि आपके इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो आपकी हेल्दी सेल्स और ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो दैट हैपन टू मी, और मेरे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से मेरे पैंक्रियाज पे अटैक किया गया और वो बीटा सेल्स डेड हो गए और मेरी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। जो पहले कुछ साल थे दे वर वेरी टफ फॉर मी बिकॉज 2009 में मुझे डायग्नोज हुई, तब तो अवेयरनेस भी नहीं थी, तब इंटरनेट भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। तो जो सुन लिया, जो कह दिया लोगों ने वो कर लिया। तो मैंने कराची के ऑलमोस्ट हर डॉक्टर को दिखाया था बिकॉज माई पेरेंट्स वर इन डिनाइल कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी छोटी बच्ची को, उन्हें डायबिटीज़ नहीं है, उनको भी डायबिटीज़ नहीं थी। मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों तक में भी किसी को इस एज में डायबिटीज़ नहीं हुई थी। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल थी, जो अभी भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। डिनाइल इसी वजह से कि नहीं मेरे तो पेरेंट्स को है नहीं, मुझे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी मिथ है कि अगर आपको आपके जो है जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है तो आपको नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी और डिफरेंट रीजंस, स्ट्रेस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, इन सारे मसले मसाइल की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए
बहुत मुश्किल थे शुरू के कुछ साल में, अवेयरनेस नहीं थी। अब टाइप 1 के पेशेंट्स आप सब कुछ खा सकते हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप इंसुलिन कितनी लगानी चाहिए, वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तब मुझे किसी ने कुछ गाइड नहीं किया था। मैं आई कुड नॉट ईट बिस्किट्स, आई कुड नॉट ईट कुकीज़, आई कुड नॉट टेक चिप्स, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, मैं बस देखती रहती थी। एंड इट वॉज वेरी टफ ऑन मी बिकॉज आई वॉज 9 years old, आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट माई सेल्फ। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझने की कोशिश की। मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था बहुत अर्ली ऑन कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे कुछ बड़ा हो गया है ना, अब मुझे इससे फाइट बैक करना है। उस चीज़ को समझ के सबसे पहले आपको ख़ुद को समझना होता है, अपनी बॉडी को समझना होता है। हर इंसान एक ही पैटर्न से नहीं चल सकता। मैं आपको एक डाइट प्लान दे दूँ, मैं किसी और को एक डाइट प्लान दे दूँ, सब एक डाइट प्लान पे चल के उसी हेल्थ को नहीं अचीव कर सकते जो हम चाहते हैं, हेल्थ गोल्स जो हमारे होते हैं। तो मैंने ख़ुद को समझा। अब मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी में मैं एक साथ नहीं खा सकती, दैट इज़ हाउ आई ईट। तो मैं बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में लेती हूँ, मैं हर 2 घंटे बाद कुछ खाती हूँ, सो दैट माई बॉडी स्टेज हेल्दी, माई बॉडी। और मैं बहुत ज़्यादा मील नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर लेती, क्योंकि हमारी बॉडी को एक ही ज़बान पता है, ग्लूकोज। हम खाते हैं, हम लैक्टोज पिए, दूध पिए, लैक्टोज, माल्टोज खाएं, चावल रोटी वाली चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी खाएं, हमारी बॉडी में जाके वो एक ही ज़बान में जाता है, दैट इज़ ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज को इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड द एनर्जी गोज इनटू द सेल, दैट इज़ हाउ द होल बॉडी सिस्टम वर्क्स। तो मैं छोटे छोटे मील्स देती हूँ, उससे क्या है कि मेरे इंसुलिन की जो डोजेज है वो भी बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि मैं छोटे छोटे पोर्शंस में खाती हूँ। अब दैट इज़ हाउ माई बॉडी वर्क्स। आपको खुद को बॉडी को थोड़ी देर समझना है बैठ के, एज एन एक्सटर्नली समझाम कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसको क्या पसंद है, अच्छा इसको ये चीज़ें पसंद है। और शुगर के साथ एक बहुत बड़ी मिथ एसोसिएटेड है कि बिल्कुल मीठा नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, आपको मीठा आप खा सकते हैं, हर चीज़ मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे, कंट्रोल क्वांटिटी में। अच्छा, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात की कि आप जो है वो मीठा जो है वो खाने पे, और हमने देखा है बुजुर्गों का स्पेशली, अगर मैं बात करूँ अपने अब्बा की, तो वो तो मीठा देख के कहते हैं बेटा मुझे लग रहा है शुगर आज लो है, तो थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं ताकि शुगर जो है ना वो थोड़ी सी लेवल पे आ जाए। मैंने कहा ले जी अब्बा गुलाब जामुन पे। तो ये एक मिथ नहीं है, ये रियलिटी है जो मीठा देख के शुगर पेशेंट को हो जाती है। और बुजुर्गों की जहाँ बात निकली है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी ऐप है, ये अगर हम एवरेज देखें, आपके पास ज़्यादा अच्छा डाटा होगा, लेकिन 40 से ऊपर के ही है, 65-70 तक जिन्हें ज़्यादा डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है या जिन्हें है ये बीमारी, उनके लिए ये ऐप कितना यूज़र फ्रेंडली है? साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर है, क्या आपने इसे ट्रांसलेट किया है कि ये उन इलाकों में भी जा सके जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोली और पढ़ी नहीं जाती? मैं जब ये एप्लीकेशन पे काम कर रही थी तो मेरा सबसे मेन जो मकसद था वो यही था, क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस हैं। अभी आप ऐप स्टोर खोलें, आप सिर्फ उस पर लिख दें डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल, काफ़ी हद तक आपको बाहर की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो जो डिशेस बताते थे कार्ब काउंटिंग के लिए कि मैं कितना कार्ब खा रही हूँ, उस हिसाब से वो डिशेस, पास्ता, लजानिया, चलो ये तो हम लोग एलीट आवाम जो है वो खाती है, लेकिन जो बिल्कुल ही बड़े बुजुर्ग हैं या फिर ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ नहीं होते ये खाने। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए ही मेरा ये मकसद बना था कि उनको भी इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर आएँ और उनको भी इंक्लूड करें, और उनकी जो डिशेज़ हैं, जो आबाई इलाकों की उनकी अपने कल्चरल डिशेज़ हैं, बलोचिस्तान की थोड़ी सी जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी डिशेज़ हैं, सिंध की अगर हम बात करें तो उनकी लैंग्वेज, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये काम कर रहे हैं और डिफरेंट डिशेज़ पे भी ये काम करें। खाने की जहाँ तक बात है, आपने बुज़ुर्गों की बात की, तो मेरे नज़र जब वाइल आई वाज वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन, 2 चीज़ें थी, बच्चे और बुज़ुर्ग। जो हमारी एज के लोग होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, मैं अब मैनेज कर लेती हूँ। मुझे मदद चाहिए थी जब मैं 9 साल की थी, और मुझे मदद चाहिए होगी, मेरे पेरेंट्स को मदद चाहिए होगी जब वो 60 अबव हो जाएंगे। तो उनके लिए यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐप का जो UI और UX होता है ना, वो उसकी बेसिस पे बनता है कि मेरी जो आवाम है वो उसको आसानी से यूज़ कर सके। जस्ट लाइक बाइकिया के अंदर पूरा उर्दू के अंदर मैनेज किया है। अच्छा, मैं चाहूँगी मानो, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, क्विकली मुझे ये बता दें कि HbA1c का टेस्ट हमें कब कब कराना चाहिए, और क्विकली कोई शॉर्ट मैसेज जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनको हो सकती है उनके लिए। प्रिकॉशंस, सबसे पहली चीज़, HbA1c हर 3 महीने में होता है, हर क्वार्टर के अंदर होता है। वो आपका 3 महीने का एवरेज बता देता है कि 3 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज़ या आपकी शुगर किस लेवल पे रही है। अगर कोई बंदा नॉन डायबिटिक है तो उसको हर साल कराना है, हर 6 महीने बाद? एटलीस्ट हर 6 महीने बाद तो ये टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज द स्ट्रेस लेवल दैट वी हैव इन आवर सिटी, कराची के अंदर आप ट्रैफिक की बात कर लें तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, इवन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वी आर ऑलवेज अंडर प्रेशर कि क्या कब क्या हो जाए। सो उसकी
वजह से भी और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत वी आर वेरी प्रोन टू गेट डायबिटीज़। तो ये तो HbA1c का है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सवाल था, बस क्विकली एक मैसेज था छोटा सा। मेरा एक मैसेज जो मैं सबको बोलती हूँ, मुझे भी दिया गया था जब मैं बहुत छोटी थी, कि ये आपको तब तक तंग नहीं करेगी जब तक आप इसका ख्याल रख रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, किस तरीके से अपने स्लीपिंग पैटर्न्स देख रहे हैं, रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज 7 बजे उठ रही हूँ तो कल मैं 5 बजे उठ रही हूँ शाम के। मेरी पूरी रूटीन, दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिसके अंदर ये हेल्प कर सकती है। वन मोर थिंग कि अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपका ख्याल रखेगा। ओके, इट्स अ वाइस वर्सा, टू वे ट्रैफिक। ठीक हो गया जी नाजरीन। और अच्छा, अब हमें एक वक्फा लेना होगा। वक्फा लेने, लेकिन वक्फे के बाद क्या है जनाब? कुछ इस तरह से है कि आजकल गैस की किल्लत है और महंगी भी होने वाली है। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला है, कैसा है इस पर बात करेंगे। फिर मार्केट में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। मार्केट में क्या चल रहा है ये भी बताएंगे जी। थैंक यू जी। और गैस की किल्लत बताइए हमने, गेस्ट की नहीं। थैंक यू सो मच। हम अपने मेहमान का भी शुक्रिया अदा करें। महानूर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने कह दिया वेलकम। कोई नहीं जी, आप खुशामदीद कहें सबको, एक ही बात है। शो तो हमारा ही है, जिसने भी आना है आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुल्क में हो रही हैं। सारिश और हुकूमत की मजबूत पॉलिसियों के बाइस सरमायाकारों के लिए आइडियल सूरत हाल जो है वो एक बन गई है। पाकिस्तान स्टॉक नई तारीखी संग मील उबूर कर गया है। कल KE इंडेक्स जो है वो 56,000 की सतह जो है उबूर कर गया और 600 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। बिल्कुल। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार की सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमें कफील ने भी ज्वाइन कर लिया, जो स्टॉक मार्केट में ही खड़े हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आज क्या हालात वाकयात हैं। कफील बताइएगा, सरमायाकार तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए सारिश, लास्ट वीक की अगर हम बात कर ले तो तकरीबन 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में हुआ था और कल एक हाई बनाया था मार्केट में। और इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन जो है इस वक्त तो मार्केट जो है वो माइनस में 127 पॉइंट्स की कमी है और 56,395 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। लेकिन मार्केट ने जो हाई बनाया था, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है जबरान सरफराज। जबरान, मार्केट ने आज हाई बनाया था और उसके बाद नेगेटिविटी हुई, कितना हाई गया था और उसके बाद क्या हुआ मार्केट में? देखिए 56,873 का तकरीबन आज जो मार्केट ने तकरीबन नया हाई बनाया, रिकॉर्ड हाई बनाया। इसके बाद थोड़ी सी सेलिंग वहाँ पे आई, प्रॉफिट टेकिंग है, इसके बाद माइनस भी जो गई। लेकिन ये ट्रेडिंग का अमल है, इस तरह ये नॉर्मल रूटीन है। जिसकी जो बुनियादी वजह देखिए IMF से मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन अब हतमी शक्ल पे आ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी आ रही है उसमें कि जो फ़ौरन जो है पाकिस्तान का जो मामला थे वो तय पा जाएंगे IMF से जो भी हैं। इसके साथ साथ PIBs की जो है जो ऑक्शन हुई थी उसमें अच्छे फिगर्स आए और इसके साथ साथ अब इंटरेस्ट रेट लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कम हो जाएगा 1 से 2%, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो अब दोबारा डाइवर्ट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। तो आप क्या देखें, डिस्काउंट रेट में अगर कमी होती है तो कहाँ तक जाएगा इंडेक्स और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स होंगे आगे? देखिए जाहिर सी बात है, अगर डिस्काउंट रेट में कमी होगी तो कॉस्ट जो है लेवरेज कॉस्ट है वो कमी हो उसमें कमी आएगी। जो भी लेवरेज पे काम करती, जो भी बोरोविंग पे काम करती कंपनीज, तो उन सेक्टर में तेज़ी, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद आप तेज़ी भी देखेंगे और मार्केट के जब देखें रोज़ डे बाई डे नए लेवल बनानी और 60,000 करीब 60,000 भी बना सकती है। अच्छा, ये इंडेक्स, ये जो एतमाद बहाल हुआ, आप समझते हैं कि ये कोई मसनूई नहीं है, ये रहेगा आगे भी? बिल्कुल। देखिए अब ये हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो रहा है, वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। सही, बड़ी अच्छी बात है कफील। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये बता रहे हैं कि सब ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है और इंशाल्लाह इससे आगे भी चलेगा। बहुत शुक्रिया भाई। कहते हैं नाजरीन के ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब उनके बाकी रिश्तेदार कौन है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की किल्लत ने नित नए तरीके के चूल्हे जो हैं वो मुतारुफ करा दिए हैं। कुछ बिजली के, कुछ तेल से जलते हैं। मज़ीद मार्केट में गैस के अलावा कौन कौन से नए चूल्हे दस्तियाब हैं, इस हवाले से सारिश साहिबा जो हैं इन्होंने एक बड़ा ही काम किया है और ये निकली हैं मार्केट में और ये देखने के लिए निकली हैं कि जी रात को गोल रोटी पकाने के लिए लेके चल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ ना वहाँ पे क्या क्या था। जिसको चाहिए होगा वो ले आएगा, जाके कांटेक्ट भी कर सकता है जी। इनके कुछ परसेंटेज भी फिक्स हो गई है। अच्छा नहीं हुआ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और जैसे ही सर्दी आने वाली होती है ये खबरें पहले से गर्दिश में आ जाती हैं कि गैस नायाब हो जाएगी या गैस बहुत महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्टरनेट की तलाश में होते हैं कि गैस अगर ना मौजूद हो या गैस बहुत महंगी है, किल्लत है, तो ऐसे में हमारे पास खाना बनाने के लिए स्टोव जो है
वो होना चाहिए, भले इलेक्ट्रिक हो, भले वो कोयले से चले, लकड़ी से चले, जले हुए तेल से चले या बैटरी से चले। तो आज मैंने सोचा कि मार्केट का विजिट करते हैं और जानते हैं कितने किस्म के चूल्हे यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस चीज़ से वो चलते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनकी कीमत क्या है और किस किस तरह के चूल्हे मार्केट में मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अभी आपने सुना बताया कि बैटरी से भी चूल्हे चल रहे हैं, गैस से तो मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है गैस सर्दियों में नहीं मिलती। उसके अलावा बैटरी के अलावा जले हुए तेल से, लकड़ी से, हाँ, जो जला हुआ ऑयल होता है, बाइक का जला हुआ जो ऑयल होता है उससे चल जाएगा। ये लकड़ी से, कोयले से, ये इस चीज़ पे यूज़ हो जाएगा। लकड़ी और कोयला बंद घरों में जो है धुआं वगैरह कर लेता है, बर्तन काले कर देता है, तो उसका ऑल्टरनेट निकाला है ये ऑयल वाला। कोई ख़तरा नहीं है, घर की लेडीज़ बिल्कुल इजीली ये यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल आराम से ये यूज़। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो कि मेरे ज़हन में ख़ास तौर पर है, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी खबरें रिपोर्ट करते हैं, सिलेंडर फट गया, चूल्हा फट गया और इस तरह के वाक़यात हर सर्दियों में रोनुमा होते हैं। ये कितने सेफ़ हैं? ये बिल्कुल सेफ़ है। जैसे आप सुई गैस का चूल्हा घर में यूज़ कर रही हैं तो इस तरीके से ये भी यूज़ करें आप, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। सिलेंडर और इसके अलावा लोग बार गैस मशीन वगैरह से डरते हैं कि यार फट जाएगा, कोई धमाका ना हो जाए, इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताएगा कि ये चूल्हे इस्तेमाल इन्हें किस तरह करते हैं, थोड़ा सा ज़रा इसके हवाले से दिखाइए। पहले मैं ये ऑयल वाला चूल्हा आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये एक जार दिया हुआ है जिसमें 1 लीटर जला हुआ ऑयल आ जाएगा। ठीक है जी, जला हुआ बाइक का, गाड़ियों का जो निकला हुआ इंजन ऑयल जो होता है वो आ जाएगा इसके अंदर, वो आ जाएगा इसके अंदर। ये यहाँ आ गया और इसमें एक छोटा सा नोज़ल लगा हुआ है, ये यहाँ पर फुल हो जाएगा। ये अपने हिसाब से खुद अंदर लेता रहेगा ऑयल, जितना लेना, जिस तरीके से ड्रिप चलती है उसी हिसाब से एक एक कतरा। तो हमने ये 4 दिन खुद यूज़ किया है, पहले इस पर खुद बिल्कुल मुतमईन हुए, उसके बाद ये सेल करना स्टार्ट किया है। ये 1 लीटर ऑयल में आपका 7 दिन ईजीली बिल्कुल चलेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये चूल्हा, इसमें लकड़ियाँ जलती हैं? जी, इसमें लकड़ी है, कोयला है, इसमें भी जो है ना 4 से 5 क्वालिटी आ। ये जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ये तकरीबन 8,000 रुपये का है। उसके बाद कॉपी बनाई इन्होंने ये, तो ये है 3,200 रुपये का। इसके बाद भी एक है, वो आ रहा है 2,200 रुपये। ज़्यादा रीज़नेबल कौन सा है जो सस्ता भी हो और सेफ़ भी हो, ये वाला या वो वाला? ऑयल वाला सबसे मतलब अफोर्ड भी कर सकता है बंदा, और इसके अलावा बर्तन वगैरह भी काले नहीं होते हैं। जैसे कराची जैसे शहर में बंद घर हैं ज़्यादातर, छतें वगैरह जो है नहीं है और घर के बाहर कोई ग्राउंड भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑयल वाला बेस्ट है। ये चूल्हा 8,000 का है, फर्स्ट कॉपी है। ये चूल्हा 3,200 का है, ये इसकी सेकंड कॉपी है। इसके बाद भी है, अच्छा 2,200 का है वो। और ये चूल्हा कितने का है? ये 5,000 रुपये का ऑयल वाला जी। इसमें एक हल्का जो है कॉपी बन गई है, वो तकरीबन 3,300 रुपये तक का है, लेकिन वो ऑयल जो है ज़्यादा ले रहा है जी। अगर ये 7 दिन चल रहा है तो वो 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 1 लीटर। सही, 1 लीटर में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर डिमांड कितनी है इसकी? लोग अभी सर्दियाँ आई नहीं है, आ रहे हैं बड़ी तादाद में ख़रीदने? जी, ऑयल वाला अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अच्छा खासा चूल्हा कटिंग हो गया है, और अभी आज या कल में और भी मज़ीद आ जाना है इसमें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। कोई इसकी सर्टिफिकेशन कोई इस्तेमाल के हवाले से कि बिल्कुल सेफ़ है, कुछ दुकानदारों की तरफ से ली जाती है या पूछा जाता है कि भाई कोई सर्टिफिकेट दिखाएं कि ये वाकई सिक्योर है? नहीं, सिक्योर तो है ये। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, अगर आप कैमरा मूव करें तो ये हमने, ये तो आपने किया है ना, ये तो आपने किया है। इसके अलावा कोई आप लोगों ने जहाँ से ये बन रहे हैं फैक्ट्री से आपने पूछा है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि आप महफूज चूल्हे बना रहे हैं? जी, चूल्हा बिल्कुल महफूज है, जब ही तो बन रहा है, और हर जगह बिक रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में बिक रहा है इस वक्त, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, ये चूल्हा कौन सा है? ये पोर्टेबल चूल्हा है, इसके अंदर जो है एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ है अंदर। ये पोर्टेबल है। इसमें एक इसके प्राइस में भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये असल में ये आइटम अभी आया है, इसके प्राइस वगैरह जो है हाविज, इसकी क्या प्राइस है? अच्छा जी, ये 6,500 का, यानी सबसे महंगा चूल्हा तो फिर ये हुआ ना? जी, सबसे महंगा चूल्हा ये हुआ। इसमें सिलेंडर भी है अंदर, ये छोटा सिलेंडर है। अच्छा, ये सिलेंडर 450 का अलग से ख़रीदना पड़ेगा और 6,000 समथिंग का ये चूल्हा है, तो यानी कि तकरीबन ये आपको 7,000 में पड़ेगा। तकरीबन ये 7,000 रुपये में पड़ेगा। अगर घर के जो मतलब घर में सिलेंडर वगैरह है आप वो यूज़ कर लें। अगर कोई पिकनिक वगैरह पे जाना है कोई है तो इसमें ये छोटा सिलेंडर लगा दें और ब्रीफ केस में रख लें। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिक स्टोव भी सेल करते हैं जो कि बिजली से चलते हैं?
जी वो भी करते हैं, लेकिन बिजली इतनी महंगी हो गई है तो उसकी रनिंग जो है ना थोड़ी सी स्लो हो गई। जी इस वक्त ये चूल्हा मैं आपको दिखा रही हूँ जो जले हुए तेल से चलता है। इसके पीछे ये फ़ैन लगा हुआ है और उसके ऊपर ये बैटरी है जिससे कि आप इसकी आंच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसका जो जार है इससे ये ऑयल आहिस्ता आहिस्ता इसमें ड्रॉप होता रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर ज़रा आगे आके दिखाइए, इसके अंदर आपको एक कपड़ा या टिश्यू पेपर जो कि ऑयल लगा के उसको आप जला के रखेंगे तो उससे ये आग पकड़ लेगा, उससे ये चूल्हा जल जाएगा और आप यहाँ से आंच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये साथ में आपने इसका जो प्लग है, अडॉप्टर है, वो आपने जनाब लगा देना स्विच बोर्ड में। तो इसके साथ यानी कि इसको बिजली चाहिए। जी बिजली चाहिए इसको, अगर सपोज आपके यहाँ बिजली नहीं है, बैटरी वगैरह है तो ये उस पर भी ऑन हो जाएगा। ये बिजली ज़्यादा तो नहीं खींचता? नहीं, एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, बिजली ना लेने के बराबर लेगा ये, कोई बिजली ज़्यादा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएगा कि कोई शिकायत अभी तक आपके पास आई है इन चूल्हों के हवाले से? नहीं, इसकी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है और तकरीबन जो लोग लेकर जा रहे हैं वो तारीफ़ ही कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है इससे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं। तो जनाब ये मैंने आपको काफ़ी मालूमात दे दी हैं कि मार्केट में किस किस तरह के स्टोव मौजूद हैं। अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है, तो खाना आपका फिर भी बनेगा। आप दफ्तर से लेट नहीं हो सकते, बच्चे भी टाइम पे स्कूल जाएंगे, आप टाइम पे खाना खा के सोएंगे। लिहाजा मार्केट आइए, सेफ्टी को मेक श्योर करना आपका काम है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स को भी लाइन पे लें और आपको बताएं कि चूल्हे कितने सेफ़ हैं। लिहाजा अभी ये तमाम चूल्हे इनकी आपने टाइप्स देख ली हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब क्या इजाज़त देती है, उस हिसाब से आप आइए और यहाँ के आके अपना चूल्हा आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम तर मार्केट की सिचुएशन बता दी है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो अब वापस चलते हैं स्टूडियोज़ और वहाँ चलकर देखते हैं कि एक्सपर्ट अब क्या बताते हैं। क्या बात है जी, बेहतरीन सारी साहिबा, आपने तो इतने सारे चूल्हे जो हैं वो हमें दिखा दिए हैं, डिफरेंट काइंड के। सोच लें आपने कौन सा खरीदा है। बस हम तो ये सोच ही रहे हैं, नाजरीन भी ये सोच रहे होंगे कौन सा खरीदना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें सबसे पहले पता करना है कि जी ये कितना सेफ़ है। क्योंकि जब आपने उनसे सवाल किया कि जी आपने कहीं से इसकी सर्टिफिकेशन लिया, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने चेक किया है 4 दिन घर में चला के, और यही उनकी सर्टिफिकेशन है। उन्होंने बोला कि जिस फैक्ट्री में बन रहे हैं तभी तो बन रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं कि सेफ है इसीलिए तो बन रहे हैं, यानी बनते हुए अगर नहीं फटा तो वो कभी नहीं फटेगा। ये इनका कहना, अल्लाह करे कि ना फटे भाई, हर इंसानी जान कीमती है। लेकिन इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद अशरफ पालारी साहब, वो इसके ऊपर अपनी सही राय बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सर, ये आपने पूरा पैकेज देखा, सुना, ये सारे के सारे चूल्हे इन इकसाम के बन रहे हैं। अब आप कुछ से मेरे ख्याल में सवाल करना तो ज़रूरी नहीं, आपके पास मौजूद होगी कि क्या आप इंफॉर्मेशन नाजरीन को दे सकते हैं? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मेरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी हैविंग मैंडेट टू एस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स एंड इट्स इन्फोर्समेंट भी इन स्टैंडर्ड्स की मेरा डिपार्टमेंट करता है। तो इसमें ये गैस स्टोव्स हैं या गैस अप्लाइंसेस जितने भी आ जाते हैं हमारे मैंडेटरी रिजीम में शामिल हैं। इनकी ओपन मार्केट सैम्पलिंग सर्वेलेंस भी चल रही है आजकल। कल ही मैंने स्टार्ट करवाई है, मार्केट में वो जा रहे हैं ये लोग। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, उसके बगैर जो मार्केट में आता है और पीएस मार्क नहीं है तो खुदारा इससे पहले आप थोड़ा सा इस पर एहतियात कर लीजिएगा कि कहीं पे ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड से क्वालिटी मार्क वाला ये अप्लायंस नहीं है तो ये जानलेवा भी हो सकता है और ना इसमें सेफ्टी और परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स कवर किए गए हैं। तो जब आप PSQC से सर्टिफिकेट लेते हैं या PSQC से का मार्क देखते हैं तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी और लायबिलिटी आती है। ये जो सिलेंडर होते हैं ये अपना गैस होते हैं जो अक्सर घरों में लगे हुए होते हैं, हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो लाल वाले बड़े बड़े जो होते हैं उनके ऊपर मार्क होता है, स्टैम्प होती है। बिल्कुल हमें देखना चाहिए PS मार्क। हाँ, PS मार्क वाले बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल में बगैर मार्क के इतने बगैर मार्क के उसकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, उसे कोई कंपनी रखती भी नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसा है कि जी अलाउ नहीं करती गैस कंपनीज के लिए, ये नहीं होगा, लेकिन वो भी फट जाते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में फटते हैं। यानी उसके ऊपर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है कहीं ना कहीं, या उसे मिसयूज किया जा रहा है, उसे यूज करने का तरीका नहीं मेरा कहना यह होगा कि जहां तक डिपार्टमेंट खड़ा है आपके साथ, डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड वज़ह करता है और उसकी कंप्लाइंस करवा रहा है, वहाँ पे पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट PS मार्क वाली है या नहीं है। अगर PS मार्क नहीं है तो उसका कोई ये गारंटी या जिम्मेदारी नहीं बनती। मुझे ये बताएगा कि आप लोगों का चेक इन है
जाहिर है अगर तो ये हमारा जो चेक एंड बैलेंस उस वक्त होता है जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और कोई यूनिट जब हमारे पास पीएस मार्क के लिए अप्लाई करता है उस वक्त हम इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ जाके उस यूनिट के अंदर देखते हैं, देखने के बाद उसके जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखा जाता है और इन हाउस टेस्टिंग भी की जाती है। वहाँ से रैंडमली सैंपल भी कलेक्ट किए जाते हैं, वो सैंपल हमारी लेबॉर्ट्री असेस करती है, थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री, उसकी बेसिस पे मैं आ रहा हूँ आपकी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसकी बेसिस पे हम क्वालिटी मार्क किसी यूनिट को अलोक करते हैं कि वो उस पर लगाए। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ फट जाती है या कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है उस सूरत में हम नोटिस देते हैं उस यूनिट को और दोबारा इंस्पेक्शन करवाते हैं। उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ पाई जाती है तो हम उसका लाइसेंस मुअत्तल करते हैं और पब्लिक को आगाह करते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि आपके पास आते हैं अप्लाई करने तो आप ये इंस्पेक्शन करते हैं। सिर्फ आते हैं दोनों सूरतों में, अब मुझे आना पड़ता है। सवाल ले लीजिए कि अब थोड़ा सा आवाम के लिए भी आसान हो जाएगा, उन्हें भी पता चल जाएगा आवामी सवाल है। अब मुझे बताइएगा सर कि एक जैसे ये चूल्हे बिक रहे हैं, अब इनमें से कितनों ने अप्लाई किया है? एक तो ये ठीक है जी, अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है आपके पास मार्क के लिए तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई आपका इदारा इनके खिलाफ करेगा जो कि ये इजीली जो है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सर ये है एक किस्म का बॉम्ब, जब ये फटता है ना तो पीएस मार्क के पास जो है वो क्लेम लेके कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे जाने जो है उसमें जा चुकी होती हैं। ये वाहिद चीज है जिसकी वारंटी या गारंटी क्लेम नहीं कर सकते आप। ये फटा तो आपकी जिंदगी खत्म, ये इतना खतरनाक है। बिल्कुल, उसमें ये है कि जो लाइसेंसी हमारा है उसकी प्रोडक्ट अगर कहीं पे फेल जाती है या प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड पाई जाती है तो उसका लाइसेंस हम मुअत्तल करते हैं और दोबारा उसकी इंस्पेक्शन करवाई जाती है। तो उसमें यह है कि उसको तो हम काबू कर, बाकी ये जहाँ पे नहीं है तो उसके लिए हम बाकायदा आगाही देते हैं कि भाई कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले आप PSQC से सर्टिफाइड करवाएं। सही। अच्छा, अपना आप मोबाइल कर लीजिए ऑफ। अच्छा, मुझे ये साथ में बताइएगा, सवाल भी साथ में ले लीजिएगा कि पलारी साहब आप लोगों का कोई लोगो, कोई मोहर जो कि इस तरह की हो जो आप नाज़रीन को बताएं कि भी अगर आप चूल्हा खरीदने जाएं किसी भी तरह का तो आप ये मोहर उस पर लाजमी देखिए, वो जरा उसके बारे में बता दीजिए। PS मोहर है वो, अगर कहीं पे आप दिखा सकते हमारे हैं, प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्क्रीन पे चला भी देंगे। PS मार्क है जो डिपार्टमेंट डिनोट करता है मेरे डिपार्टमेंट को, तो ये PS मार्क जो है वो आप अगर देखेंगे तो वो गारंटी देता है कि क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने बताया आपके पास अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ये चूल्हे बनते हैं फैक्ट्रीज में, अदरवाइज नहीं बन सकते। नहीं, यूनिट अपनी लाइसेंसिंग लेता है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें पलारी साहब कि अगर तो कोई इस तरह से गैर कानूनी तौर पर अगर कर रहा है तो उस पर फिर प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर बाद मुझे बताइएगा कि पेनल्टी क्या चार्ज करते हैं अगर इलीगली को काम इस तरह का चल रहा है और लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं? एज पर आवर एक्ट PSQC एक्ट 6 ऑफ 1996 और हमारे जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हम 1 साल इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपया जुर्माना, ये सजाएं हमारे रूल्स और रेगुलेशन में मौजूद है। इन केस के अगर वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में लाता है और क्वालिटी मार्क का मिसयूज करता है उस सूरत में। सर आपको नहीं लगता काफी कम रकम जुर्माने के लिए? क्योंकि अगर जुर्माना हैवी होगा, अब ये देखिए 4 चूल्हे बेच के तो आपका जुर्माना पे कर देंगे, इतना महंगा ये है कि हमने तो अपने एक्ट में कुछ रिविजन्स प्रपोज की हुई है, उसके बाद बहुत सारे पावर्स हमारे इंस्पेक्टर को और साथ में जो सजाओं का जो है वो भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये क्रैकडाउन होता कैसे? आप लोग कमाल करते हैं, हर 6 महीने बाद करते हैं, कैसे होता है इंस्पेक्शन प्रोसेस? नहीं, ये जो क्रैकडाउन है कि जिसमें पता करना हो कि कौन कहाँ काम कर रहा है। जी, उसमें ये है कि हमारी क्वार्टरली इंस्पेक्शन भी होती है जो हमारा लाइसेंस ही है। हम 3 महीने में एक दफ़ा वहाँ यूनिट में विजिट करने जाते हैं। मार्केट सर्वेलेंस का भी प्रोसेस होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में कि इन दिनों हमने मार्केट सर्वेलेंस के लिए अपने तमाम रीजन के अंदर तमाम टेक्निकल फोर्सेस को एक्टिव किया हुआ है। वो मार्केट में आजकल जा रहे हैं, वहाँ से जितने भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं उनको जो है डी शेल्फ करवा रहे हैं। सर ये आपका मार्क है, ये इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, नाजरीन को ये देखना है कि ये स्टैंप हो। जी, यही स्टैंप है। बिल्कुल जी। तो नाजरीन ये स्टैंप अगर आपके किसी प्रोडक्ट पर लगी हुई है, वेरीफाइड है और उसका जो है वो टेस्ट हो चुका है, उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। अगर ये नहीं है किसी पर
तो उसे खरीदने से आप एहतियात कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। हाँ, और एक चीज़ और पालारी साहब ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो चूल्हे अभी हमने दिखाए, जो बताया गया जनाब, जले हुए इंजन ऑयल के साथ तकरीबन 1 लीटर में 7 दिन जो चूल्हा जल रहा है, ये सेफ़ है या फिर आप लोगों ने इस हवाले से कुछ सर्टिफिकेशन दी हुई है? नो, इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स बिल्कुल वज़न हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी की अलग है और परफॉर्मेंस की अलग है। उस पे ये इस तरह के चूल्हे बिल्कुल नए हैं और इनको बिल्कुल पहले लेबॉर्ट्री में जाना चाहिए और हमसे रब्ता करना चाहिए। पहले ये क्वालिटी मार्क ले, अगर क्वालिटी मार्क हो तो पब्लिक इसको ख़रीदे, अदरवाइज़ इन चीज़ों को बिल्कुल खुदारा न खरीदिए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पलारी साहब, आपने जो है वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, हमने देखा कि यहाँ पर भी आपकी कॉल्स एक्टिव हैं। यकीनन आपको जो कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जी बताना हमारा काम है, लेकिन अमल आपने करना है। 2 पैसे बचाने के लिए अपनी जान का रिस्क ना लीजिए खुदारा, क्योंकि जान से कीमती दुनिया के अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के लिए चीज़ हमेशा मयारी ख़रीदने की कोशिश करें। और हम इस वक्त जा रहे हैं एक वक्फे पर, लेकिन जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बेहतरीन फोक सिंगर से। बिल्कुल, ताजी हमारे साथ होंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैंने आपको कुछ मौसम का हवाल देना है, क्योंकि मुल्क भर में आपको पता है सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो आज मंगल का दिन है और मुल्क के बेशतर शुमाली और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। फिलहाल बारिश का कहीं पर भी इम्कान नहीं है। अगर बात की जाए पारे की, तो स्कर्दू में इस वक्त -4 रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद, मरीज, स्वात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। और अगर स्पेशली कराची की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कराची में आज तेज़ धूप है, मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अहम शहरों के टेम्परेचर्स की अगर बात की जाए तो कराची का टेम्परेचर जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ सर्दी यहाँ पर आने वाली है। ऊपर अगर आप लाहौर देखें तो लाहौर में भी जनाब सर्दी आ गई है, 25 के करीब बताया जा रहा है टेम्परेचर। इस्लामाबाद में 24 है, पेशावर में 26 है, कोयटा में भी सर्द हवाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो अपने अपने कंबल, रज़ाइयाँ, गर्म कपड़े ये सब निकाल लीजिए, क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया। कराची में अलबत्ता फ़िलहाल बाकी शहरों के निस्बत कुछ सर्दी कम है, तो हम आपको इस लिबास में नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा आपने अपने गर्म कपड़े निकाल लेने हैं और ख़ास तौर पर बच्चों को बचाएं इस खुनकी से जो कि अभी शुरू हो गई है। और अपना ख्याल भी आपने खुद रखना है, अदरवाइज़ ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी ये आजकल आम है, वायरल फैल चुका है। तो अपना हमें ख्याल खुद रखना है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है और कोशिश करें गैर ज़रूरी, स्पेशली रात में ठंडी हवाएं चल रही हो तो घरों से ना निकलें, बारिश में ना भीगें, यही बेहतर है। अब जनाब हम चलेंगे फ़हीम के पास, जो कि बड़े ज़बरदस्त मेहमान के साथ मौजूद हैं। तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करती, ओवर टू यू फ़हीम। थैंक यू सो मच सैरिश, आप बहुत ही माशाल्लाह से जो है वो कभी आप चूल्हों की बात कर रही हैं, कभी आप तूले बलद से अर्ज़ बलद तक जो है वो हमें घुमा रही हैं। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता इरफान अली ताज, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बनाई है, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इन्हें खुशामदीद कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इरफान साहब? खैरियत से, ठीक ठाक? आशिकी अंगार की बिरार
सी रह गई अधूरी। बेहतरीन इरफान साहब, क्या कमाल कर दिया है आपने। वैसे लोग पता नहीं क्यों बैंजो को जो है वो बुलबुल तरंग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ रुबाब जो है वो बुलबुल तरंग होता है। बेहतरीन एक समा बांध दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ में एक कहवे का गिलास है, एक बॉन फायर का सीन चल रहा है, मैं किसी पहाड़ के किनारे बैठा हुआ दूसरे पहाड़ को देख रहा हूँ और रुबाब का बस इतनी सिनेमेटोग्राफी ना नहीं, ये है ना, ये एक्चुअल याद देखें विजुअलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर। और फिर इरफान साहब की आवाज में क्या आपने फ्यूजन किया है यार, मतलब चित्राली से क्या, ये कौन सी जुबान आपने इस्तेमाल की थी? हाँ, ये ख्वार ज़बान है। ख्वार से जो है वो आपने उर्दू के अंदर जो इसको ट्रांसलेट किया है ना, ये जो एक ट्रांजिशन थी, सो ब्यूटीफुल। एक शहर है इसका ना जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है। अच्छा, वैसे आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और मतलब क्या सोचा हुआ था कि मैंने गाना ही गाना है? इंस्पिरेशन कौन था आपकी? मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रबाब बेसिकली इट्स नॉट ए चित्राली इंस्ट्रूमेंट ना। तो मेरे घर पे एक, मैं जब छोटा था उस वक्त एक दाद खुदा के एक अफ़गानिस्तान से एक बंदा आया काम करने, वो बजाते थे रबाब। उनको देख के मुझे शौक़ हुआ, फिर वो वापस चले गए। फिर किसी तरह प्रोक्योर किया रबाब और ख़ुद से आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू प्ले रबाब। वहाँ से मतलब एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन आई केम टू कराची। यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये आपके हमसाए जो CBM वाले हैं, यहाँ आया मैं। फिर मैंने 2016 में मैंने म्यूज़िक बजाना शुरू किया। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई रिलीज्ड एंड उर्दू पार्ट्स इसके जो हैं वो जोई विकजी ने गाए थे। अच्छा। तो यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं गिटार को, ठीक है ना। गिटार के और रबाब के नोट्स कितने डिफरेंट हैं? एक तो ये बताइएगा, जिनका म्यूज़िक से ताल्लुक़ है उनके लिए एक इजी हो जाएगा क्योंकि आपने गिटार भी जो है वो प्ले किया हुआ है और रबाब भी जो है आपके पास है। नोट्स कितने डिफरेंट है ये भी बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि दोनों में से कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना ज़्यादा मुश्किल होता है? बेसिकली नोट्स तो किसी भी आप आज के दौर में देखते हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी बज रहे हैं वो 12 नोट्स जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं उन्हीं पे ही होते हैं सारे। नोट्स का डिफरेंस नहीं होता, टोनैलिटी का डिफरेंस आता है। तो रबाब जो है ऑब्वियसली उसमें स्किन लगा होता है एंड नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं एंड देन वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इसकी एक तो स्ट्रक्चरली इसका डिफरेंस है, दूसरा इसका टोन का डिफरेंस है। देयर इज नो डिफरेंस इन नोट्स। नोट्स तो 12 नोट्स ही हैं, चाहे वो हारमोनियम में बजाओ, गिटार में बजाओ, रबाब में बजाओ। आसान कौन सा है, वो बजाना या ये बजाना? ये आसान, ये ज़्यादा आसान है। रबाब बजाना आसान है क्योंकि इसमें 3 नोट्स हैं और ये स्टिकाटो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिसमें हर नोट जो है वो एक अलग अलग बज रहा होता है। गिटार में हम ये होता है कि कॉर्ड्स बजाते हैं, कॉर्ड्स में फिर हारमोनी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब तक 4-5 नोट्स जो एक साथ बज रहे हैं वो हारमोनी में नहीं होंगे तो वो इट वोंट साउंड बेटर। तो इसमें काम ज़्यादा है गिटार में, इसको कम वक्त में सीख सकते हैं। मैं अभी सिखाता भी हूँ रुबाब, तो इट टेक्स लाइक 2 months टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। अच्छा, हाँ 6 months। लास्ट ऑफ मोहिकन साहब जो अभी बजा रहे थे ब्रेक में, वो मुझे कितने अरसे में सिखा देंगे बजाना? 1 महीने में। 1 महीने में बस सही है। मेरी क्लासेस शुरू हो रही है ना, मैं 1 महीने बाद अभी पहले खरीदना भी पड़ेगा आपको, वो उनकी तरफ से मिल जाएगा। मैं लाइव बता रहा हूँ अभी आपको, 1 महीने बाद मैं प्ले करूंगा। जरूर। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा कि एक्सपेंसिव होता है या फिर ये इतना कॉस्टली नहीं है? नहीं, इसमें बहुत महंगे भी होते हैं। मतलब नॉर्मल एवरेज रुबाब आज के दौर में 40-50 हज़ार रुपये का मिलता है और जी महंगा में आप बोलें तो अब अफ़गानिस्तान में जो बनाते हैं वो इट्स लाइक रियली कॉस्टली। इसमें तो लकड़ी का भी फ़र्क आता है ना, वो तो शीशम की लकड़ी का बनता है। फिर अफगानिस्तान में तो बहुत ही मलबरी वुड का, और संदल पे भी जो है वो मैंने देखा था कि एक रुबाब उन्होंने बनाया हुआ था और बड़े उसको जो है वो रेयर बनाया जाता है, अखरोट की लकड़ी पे भी बनता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। म्यूज़िक की अगर हम बात करें इरफान, आपने फोक म्यूजिक को तरजीह दी आज के दौर में, जबकि आपके पास फ्यूजन का ऑप्शन भी मौजूद था। फ्यूजन के साथ साथ यूट्यूब का एक्सेस है तो आप दुनिया में कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। आपने फोक को तरजीह दी, आपने कहा कि नहीं मैं अपनी इलाकाई ज़बान में ही गाऊंगा और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। इलाकाई ज़बान से प्यार, पैट्रियोटिज्म या कंफर्ट जोन, मतलब तीनों में बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं तो इसमें ईजी करता हूँ, मैं यही कर लूँगा। इन तीनों में से क्या वजह थी, एक ये बताइएगा। दूसरा ये भी बता दीजिए साथ साथ कि आपने YouTube के ही मीडियम को जो है वो चूज़ किया है अपने सॉन्ग्स की लॉन्चिंग के लिए, उसकी क्या वजह है? बेसिकली जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं ना उसी में गाने लिखने का दिल करता है बेसिकली। तो मेरी सोच जो है वो मेरी मादरी जो ज़बान है उसी में मेरी सोच है, तो ख़यालात जिस तरह के होते हैं उसी ज़बान में फिर सही से वो रिफ़्लेक्ट होते हैं। तो
मैं उर्दू भी लिखता हूँ, ऑब्वियसली मैंने उर्दू गाए भी हैं, मेरे गाने अपने उर्दू भी हैं, बट मैं तरजीह देता हूँ ख्वार ज़बान को, क्योंकि मुझे लगता है हाँ कंफर्ट जोन भी है, प्लस आई रियली फील के उसमें एक बहुत क्योंकि पर्शियन इंडो आर्यन लैंग्वेज है तो उसमें एक मिठास भी है, बिल्कुल। और वो जब आप सुनते हो तो इट्स नॉट लाइक अननोन नहीं लगता, वो आपको उसकी एक वाइब बन जाती है। अच्छा, अभी आपसे फ़हीम ने पूछा यूट्यूब का, मैं चाहूँगी उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं आपसे उर्दू का गाना रुबाब पे सुनूं। रुबाब पे? हाँ, उर्दू के साथ रुबाब बजे और गाना उर्दू हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा हो सकता है, बट ये है कि मैं प्रेफर करूंगा मैं अपना उर्दू गाना गिटार पे आपको सुनाऊं, क्योंकि मैंने लिखा उस पे गिटार। चलिए ठीक है, आप गिटार पे सुना दीजिए, उसके बाद फिर आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। YouTube का जवाब अभी दूं या बाद में? जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, YouTube के अलावा भी मेरा म्यूज़िक हर जगह मौजूद है, और जो वीडियोज़ हैं वो YouTube में, अब जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एल्बम जो रिलीज़ की है वो सारा ऑडियो है, और वो सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म, Spotify, iTunes, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट, महल के नाम से। वो एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इट्स अ वेरी फ्यूजन जो आप बात कर रहे हैं ना, इट्स अ वेरी जैज़, ब्लूज़ और फोक फ्यूजन किसी के साथ आपने उसमें अजीज़ काजी है जो आतिफ असलम का ड्रमर होता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो है अनस आलम खान है, और ये ए फॉर अलिफ एक स्टूडियो है, उन्होंने मुझे रेजिडेंसी पे बुलाया था उस एल्बम के लिए। अच्छा, तो मैं वहाँ पे 2 साल रुका, वो एल्बम भी किया, और फिर ज़बरदस्त हो जाए। फिर ये उसी का गाना है? ये महल का गाना नहीं, वो चित्राली है, मैं अब उर्दू सुना रहा हूँ ना आपको। अच्छा। तो ये इब्न आदम के नाम से एक गाना है। आदम, हाँ। इब्न आदम मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, इब्ने आदम हूँ मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, तुम खुदा हो, रहनुमा हो इस ज़मीं में आसमां में, मेरे जिस्म मेरी जान में मेरी रूह में बसे हो, तुझ में सब है, सब में तू है, फिर भी हो रही खता है, मुझको माफ करो। इब्ने आदम हो मैं गलतियों का पुतला क्या करूं, तुझको खो दिया है ऐसे के जैसे बादलों में उड़ता चांद, निगाहों से ओझल एक झलक में, बेतुकी सी ख्वाहिशों ने कुछ अनोखे सिलसिलों ने मुझसे छीना मेरा मेरी दास्तां मेरा रब, अब तो मैं हूँ बेबसी है रूबरू मेरी खुदी से, मेरा मन अब नहीं है बस सितम की घड़ी है, ना यकीन है ना भरोसा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझको माफ करो। आपकी बारी। इब्ने आदम हूँ, इब्ने आदम हूँ, इब्ने आदम हूँ, मुझको नाइस, आई नो, थैंक यू, आई वाज कनेक्टेड। क्या बात है यार, ये किसने लिखा है सर? ये मैंने खुद लिखा है। आप सैडिस्ट हैं? क्या बात है। हाँ, मैं लिरिक्स, आप हैं थोड़े सैडिस्ट हैं। I am actually. Yes, I know. क्योंकि आपके लिरिक्स जो हैं वो बता गए हैं कि आप सैडिस्ट हैं। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? कुछ तो हुआ है। गलती की थी एक बहुत बड़ी, वो गलती नहीं बताऊंगा, बट वो उसके साथ रहा थोड़ी जाता है।
हाँ, उसको प्रोसेस करके ही तो गाना बनता है। दिस इज टू गुड। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो राहुल जयकर बन के जो है वो निकल जाए। मैं इतना सैडेस्ट नहीं हूँ, सारे गाने सुनेंगे आपको बहुत हैप्पी गाने भी मिलेंगे। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो कनेक्शन आपका नजर आ रहा है ना, मुझे मैंने दो सुने जिसके अंदर से मुझे दोनों में आप सैडेस्ट नजर आया, और इसके अंदर तो मैं आपका कनेक्शन पकड़ चुका हूँ, ये आप पहुंच, मैं इसीलिए मैंने फौरन कहा कि आप सैडिस्ट हैं। और थोड़ा सा गाना भी सिखा दीजिएगा ना। नहीं, मैं रुबाब सीखूंगा, 50,000 रुपए का भी नहीं सीखूंगा। अच्छा, मुझे बताएं आपने YouTube का मीडियम ही क्यों चूज किया? असल में वीडियोस ऑब्वियसली और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें, और इट्स वेरी इजी फॉर पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली माय लिसनर्स। इजी है जगह बनाना YouTube की मार्केट में स्पेशली? आई थिंक इफ़ योर वर्क इज़ गुड तो जगह खुद बन जाती है। ज़रूरी है। तो अगर कोई यूनिक एलिमेंट है, वही बात है ना कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं और उस प्रोडक्ट में कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो मैं जितना कोशिश करूं वो नहीं बेच सकता। वाव फैक्टर होना चाहिए, एक वाव फैक्टर ऐसा होता है कि डिफरेंट हो। हाँ, एनीथिंग व्हिच इज़ डिफरेंट एंड एनीथिंग व्हिच इज़ उसमें सच्चाई नजर आए। और वैसे भी आजकल तो अली जफर को देख लीजिए, आतिफ असलम को देख लीजिए, वो सारे के सारे यूट्यूब पे ही अपने सॉन्ग्स जो हैं, अपने सोलो, अपने कवर्स रिलीज करते हैं, क्योंकि अब जो कंपनीज हैं आई थिंक वो इस तरीके से नहीं रही जैसे पहले थे हमारे रिकॉर्ड्स, और वहाँ पर रिलीज किया जाता था, प्रॉपर लॉन्च किया जाता था, एक कॉन्सर्ट्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, वो सब अब खत्म हो गया। अब डायरेक्ट यूट्यूब है जी, पूरी दुनिया का एक्सेस है, आप आएँ। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद क्या आपको लगा कि यार मैं भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में चल जाऊँ और मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, या आपने कहा यार मेरा म्यूजिक मेरे लिए अच्छा है बस? ठीक है, कभी नहीं। मुझे असल में मैं मार्केटिंग ग्रेजुएट भी हूँ ना। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने ऑब्वियसली मार्केटिंग पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि क्या चीज़ कितना उसका रीच हो सकता है। अब मेरी नीश एक ऑडियंस है, और उस नीश में भी चित्राल के लोगों में या गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, जितने भी फोक म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं वो सुनते हैं, और वो बहुत कम है ऑलरेडी। बट उन कम लोगों के लिए भी मौसीकी बनना ज़रूरी है। तो मुझे पता था कि इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन दोज पीपल, और वो शुरू दिन से ही मुझे पता चल गया था। बिकॉज एक तो कंटेम्प्रेरी फोक म्यूजिक चित्राल में किसी ने बनाया ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिलीज ए सॉन्ग इन चित्राली लैंग्वेज नेशनली। फोक ही जो है वो चलता था, वो एक टिपिकल बीट पे चलता है वो। एग्जैक्टली। मगर वो प्रोडक्शन वाली साइड ना वो थी नहीं वहाँ पे। तो इरफान, अभी ठीक है, बड़ा अच्छा है कि आपने इस हवाले से सोचा और आपने इस पर काम भी शुरू किया। तो अभी आपने बताया कि बैचलर्स आपका मार्केटिंग में है, तो आप अपना करियर क्या एक तरफ मार्केटिंग या बिजनेस, फाइनेंस, ये चीज़ें भी लेकर चल रहे हैं, म्यूज़िक शौकिया कर रहे हैं, या फिर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही अपना मकाम बनाना चाह रहे हैं? फरवरी 2016 मैंने पहला अपना गाना निकाला, और उसके अगले महीने मैंने जॉब छोड़ दी लगी सीमेंट से, और उसके बाद से मैं सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ। And obviously I diversify my things to make career out of it. मैं सिखाता भी हूँ, मैं एक क्लब 432 के एक जगह है जमजमा में, वहाँ पे हम इवेंट्स भी करते हैं। I curate events, I design events, I have worked with a lot of things। अभी एक और प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से भी मेरे ख्याल से बोल अभी उसको भी कवर करेगा। इट्स ए सेल्फ प्लेइंग चित्राली सितार, AI इंटीग्रेटेड सितार। तो इस तरह के कराची बिनाले में हमने किया था। तो आई डाइवर्सिफाई माई, ऑब्वियसली जिस तरह कंपनीज SKUs बनाते हैं, तो वो मुझे पता है वो चीज़ के मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता कि कुछ है नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ खुद जनरेट करने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना कि है नहीं चीज़ों के हवाले से कुछ, मुझे लगता है कि वो हमारी अपनी गलती है। हमने यहाँ पे एक सीन को इंडस्ट्री बनाने की कोशिश खुद नहीं की है। तो लोग ओरिजिनल गाने नहीं बनाते हैं, दे बिलीव इन वेरी जल्दी से सक्सेस, वो नहीं होता। बाहर अगर आप इंटरनेशनली बड़े आर्टिस्ट का देखेंगे 10-10, 12-12 एल्बम तक लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब जाके कुछ बनते हैं। कर्ट कोबेन की आप एग्जांपल ले लें, वो एज ए जैनिटर काम करता था, एंड ही यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक एंड मेक एल्बम्स। यहाँ पे लोग 2 गाने रिलीज़ करके समझते हैं कि कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी मैंने तकरीबन 17-18 ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज़ किए हुए हैं, रिलीज़ नहीं बल्कि लिखे हुए हैं, उनमें से बहुत कम रिलीज़ हैं, 12-13 रिलीज़ हैं। तो इट्स लाइक इट्स ए लॉन्ग स्ट्रगल जिसका आउटकम आपको इतना जल्दी नहीं मिल सकता। प्लस ऑल्सो म्यूज़िक एक लैंग्वेज है जिसको सीखने में और उसमें एक्सपर्टीज़ डेवलप करने में टाइम लगता है, और लोगों ने
सालों से मेहनत की होती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है इरफान कि यहाँ पर जो है लॉबी सिस्टम है। हम तो खैर इंडिया से कंपेयर नहीं करते अपने आप को, इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ नेपोटिज्म है। हाँ। हमारे यहाँ एक लॉबी सिस्टम है कि जी ये मेरा सर्कल है, इन्हीं में से जो है जी मेरे सिंगर्स भी आएंगे, इन्हीं में से मेरे एक्टर्स भी आएंगे, इन्हीं में से मेरे डायरेक्टर्स आएंगे, यही मेरे सिलेक्टेड राइटर्स हैं, यही लिखेंगे मेरा ड्रामा, और यही चैनल्स हैं जिनके ऊपर प्रमोट होगा, और यही लोग देखेंगे, और यही लोग आपस में एक दूसरे को अवार्ड भी दे देंगे। वो अनफॉर्चुनेटली है, बट मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास भी कोई एक लेट सपोज कल को मेरे पास एक प्रोडक्शन आती है बहुत बड़ी, जिसमें मुझे अगर कोई म्यूजिकल प्रोडक्शन करनी है, तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को कांटेक्ट करूंगा जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल रैंडमली लोगों को पिक नहीं कर सकता। यानी ये लॉबी सिस्टम है। लॉबी सिस्टम कहें, क्योंकि आप नए लोगों को तो फिर प्रमोट ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। नहीं, आप भी नए होंगे, किसी को चांस देंगे ही नहीं, तो वो पुराना कैसे होगा? कैपेसिटी की बात है कि मैं किस कैपेसिटी में लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि जो मेन टीम्स जो बनती है ना, वो ऑब्वियसली जानने वाले लोग उठाते हैं। अब लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कोक स्टूडियो, एवरी टाइम दे क्या नाम है, चेंज हो जाता है उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो नए लोग आते हैं और उनका हाउस बैंड एक नया बन जाता है। यू कैन नॉट ब्लेम जुल्फी फॉर ब्रिंगिंग ऑल द पीपल ही नोज इन लाहौर और जिनके साथ उसने काम किया था, क्योंकि इट्स अ कंफर्ट जोन। लेकिन नए लोगों को लाया, नए लोगों को लेके आया, बट पीपल आल्सो से कि ही आल्सो हैज डन द लॉबी थिंग, बट आई थिंक इट्स नॉट अ लॉबी, इट्स लाइक he knows कि who are good people to work with। Exactly, वो लेकर आए अंडरग्राउंड बैंड्स को लेकर आए, अंडरग्राउंड सिंगर्स को लेकर आए, जिसके अंदर सब वही थे। वही मसला है ना कि जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता, वो ये नहीं देखते कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, वो इस तरह की बातों में। मैं खुद भी था उसमें, एक ज़माने में मैं भी बहुत ब्लेम करता था, चीज़ों को नेगेटिवली लेता था, बट इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस। जब तक आपको ये रियलाइजेशन ना हो ना कि मैं अपने खुद शनासी में कितना टाइम लगा रहा हूँ, तब तक आप ब्लेम करते रहोगे, लोग चीज़ों में नुक्स निकालते रहोगे। अच्छा, अब हम आपसे कुछ ऐसा सुनना चाह रहे हैं, इसमें कुछ हैप्पी वाला मैं सुनना चाहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट ऑफ मोहिकन्स की बीट सुना दो, ये मेरा दिल है इस पे। और इसी के साथ जो है वो नाजरीन, हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विद द बैंग ऑफ लास्ट ऑफ मोहिकन्स। मुझे और सारिश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।